ब्रिजमोहन त्यागी इंसिडेंट ये मेरी ज़िंदगी का नहीं है, दिल्ली पुलिस का एक बहुत मशहूर एनकाउंटर है। सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, उसके बाप को वहीं मार दिया। 50 लाख रुपए की सुपारी मिली हुई थी बॉम्बे से, हमें खबर मिली, इसकी गाड़ी का नंबर मिल गया, गाड़ी का कलर मिल गया। हमने उस गाड़ी को वहीं घेरा, खोला, क्या गोली से इसने शुरुआत की। तो जब वो गोली चला गया तो हम भी तैयारी में थे पूरे। गिरा नहीं मैं वहां पे, ये मैं बता दूं। 3 गोली खाने के बाद भी जमीन पे नहीं गिरा। किसी ने समझा कि फिल्म शूटिंग हो रही है। 19 साल का बच्चा था, उनको किडनैप कर लिया किसी ने, जंजीरों से बांध दिया कुत्ते की तरह। पैसा लेके इस होटल में आ जाओ, एड्रेस दे दिया। वो बंदा एक मार्केट में जाके रुक गया, हमने उस आदमी को पकड़ लिया। हमने कहा पुलिस है, तो कहता मारो मत, मैं सब बता दूंगा। एनकाउंटर वो भी है कि जो हमने पकड़ने गए, उन्होंने अटैक किया और हमने जिंदा पकड़ लिया, वो भी एनकाउंटर है। हम कोई वर्दीधारी किलर, लाइसेंस किलर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर। खास कार्यक्रम अनफिल्टर्ड अड्डा यानी पॉडकास्ट। वो मेहमान, वो जानकारी, वो दिशा और दशा जो आपको कम मिलती है देखने को। आज के टीवी की दुनिया में की महापंचायतों में ऐसा गेस्ट आपने नहीं देखा होगा जो जमीन से जुड़ा जमीन की बात कहता है, और वो है डीसीपी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के रिटायर्ड एलन राव, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील और दिल्ली हाई कोर्ट के मशहूर वकील। मतलब की बात करते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन पुलिस से लेके कानून तक अगर पूछना है तो एलन राव से मिल सकते हैं। अगर आप जायज हैं तो एलन राव आपसे 4 कदम ज्यादा आपके लिए जायज है। बात मतलब की करिए। स्वागत है एलन राव साहब स्टेट में हिंदी में। धन्यवाद। एलन राव साहब मतलब वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भारत की पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, जिसने कभी भी सूरज छिपने के बाद एनकाउंटर करने की नहीं सोची थी। जब तक बन पड़ी डे लाइट में, दिन के उजाले में, सरेआम भीड़ के बीच एनकाउंटर वो जिसपे सवाल ना खड़ा हो। और आज देश की पुलिस फर्जी एनकाउंटरों के लिए बदनाम है, और बदनाम है हाफ एनकाउंटरों के लिए, जिसमें पुलिस इंजर्ड नहीं होती है लेकिन बदमाश के पैर में गोली लगती है। और एक बदमाश ने तो यूपी पुलिस की कहानी जज के सामने बताई कि उसे कैसे कपड़ा बांधा, फिर गोली मारी, कैसे लिटाया, पूरा रिहर्सल किया उस अपराधी ने। हम किसी अपराधी का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का सच भी बताना जरूरी है। और डीसीपी एलन राव, डीसीपी बाद में बने, पहले दिल्ली पुलिस और एसएससी के फर्स्ट बैच के दरोगा यानी थानेदार बने थे। एक थानेदार, फिर इंस्पेक्टर, एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी, वो भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। मतलब एक तो सोने पे सुहागा है और ऊपर से अब वकील भी हैं। खैर, मैं बोलूं बेहतर है। सर स्वागत है दोबारा से। राव साहब, 15 सितंबर 1995 याद आता है। मैं 6-7 साल जर्नलिज्म मुझे करते हुए थे। देश की राजधानी दिल्ली में राजा गार्डन चौक, जहां फ्लाईओवर बन गया राजा गार्डन, उस पर एक एनकाउंटर हुआ था। और वहां जो गरीब तबके के लोग थे, लाल बत्ती रेड लाइट हुआ करती थी दिन दोपहर, वहां जो गुब्बारे बेचने वाली लड़कियां, महिलाएं, गरीब लोग थे और सामान, खिलौने वगैरह, वो ताली बजा रहे थे और फिल्म की शूटिंग समझ रहे थे। और पता लगा कि एलन राव ने उस जमाने का 7 लाख का इनामी, जितना मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने कवर किया था, मैं उस स्पॉट पे था, 7 लाख का इनामी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ब्रिजमोहन त्यागी और उसके संग एक और, मतलब एक के साथ एक फ्री मिला था दिल्ली पुलिस आप जैसे थानेदार, इंस्पेक्टर के लिए। 2 एनकाउंटर सर एक साथ। और मजे की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के इलेक्शन चल रहे थे। जरा बताओ ना कि जिसको फिल्मी शूटिंग समझ रही थी, पब्लिक ताली बजा रही थी और एलन राव के 3 गोलियां लगी हुई थी और आप जमीन पे जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। 2 लाशें कार में पड़ी हुई थी। संजीव जी नमस्कार। और ये वाला जो केस है, ब्रिजमोहन त्यागी इंसिडेंट, ये मेरी ज़िंदगी का नहीं है, दिल्ली पुलिस का एक बहुत मशहूर एनकाउंटर है। इसकी खास बातें ये हैं कि ये दिन के 2:15 बजे, जब बिल्कुल दोपहर में होती है, दोपहरी होती है, और राजा गार्डन चौक जो सरेआम पब्लिक प्लेस है वहाँ पर, और इसके साथ साथ उस टाइम के जो इलेक्शन जो चल रहे थे, डूसू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन चल रहे थे, उसमें गड़बड़ी फैलाने के इरादे से
ब्रिजमोहन त्यागी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट किया गया था। और उसके बाद ये दिन था 15 सितंबर 1994 और अगले दिन 16 सितंबर 1994 को डूसू के इलेक्शन होने थे। तो जो ही हमें खबर मिली, वैसे तो हम इस ब्रिजमोहन त्यागी की तलाश में करीब पिछले 2 महीने से ढूंढ रहे थे उसको, क्योंकि ये शातिर बदमाश था। जैसे आपने बताया, यूपी, दिल्ली और आसपास के स्टेट्स में मोस्ट वांटेड था। हत्याओं, एक्सटोर्शन, सुपारी किलिंग, कई केसेस में इसका इन्वॉल्वमेंट था। और इसी वजह से सरकार ने, यूपी पुलिस ने भी और दिल्ली पुलिस ने भी, दोनों पुलिस ने इस पर इनाम रखा हुआ था टोटल 7 लाख रुपए का। और उसको पकड़वाने के लिए कई टीमें लगी हुई थी। और जब हम लगे हुए थे टीम में इसमें ढूंढने के लिए, तो हमें जब सर्वे कर रहे थे इसको पकड़ने के लिए, तो ये बताया गया था कि ये इतना डेस्परेट क्रिमिनल है कि इसने बता रखा था अपने साथियों में कि जब भी कोई होगा, कोई उसको पुलिस पकड़ेगा तो गोली चले ही चलेगी। ये बता रखा था उसने, क्योंकि इसकी जो कद काठी थी एक बिल्कुल ऐसे सब इंस्पेक्टर की तरह थी, जो मतलब कि पुलिस के ऑफिसर की तरह थी। जब भी कहीं पकड़ा जाता था या पुलिस किसको रोक लेती थी तो वो अपना रुआब दिखाकर ये कहकर कि मैं पुलिस में हूँ तो निकल जाता था। और कई जगह को बता रखा था कि मैं जब भी कोई मेरे को पुलिस पकड़ नहीं सकती, पकड़ेगी तो एनकाउंटर होना ही होना है। ये बात भी हमें मालूम थी। तो जो ही दीपक मिश्रा जी की, जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी थे उस टाइम पे, मैं तिलक नगर एसएचओ था, खबर मिली कि ब्रिजमोहन त्यागी ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहा है यूनिवर्सिटी इलेक्शन में और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की फेवर में, कैंडिडेट्स की फेवर में वो यहाँ पर आ रहा है। और उससे पहले ये भी पता लगा था कि उसके ऐसे एक्टिविटीज़ थी कि किसी एक पार्टी की जो कैंडिडेट थी उस पर गोली भी चलाने का केस दर्ज था, 307 का केस। सालू मलिक थी। यस, सालू मलिक थी। उस टाइम पे एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट के पद के लिए वो फाइट कर उम्मीदवार थी और उस पर गोली चलाई थी। जाहिर है कि जब उस पर गोली चलाएगी तो किसी दूसरी पार्टी का सपोर्ट कर रहा होगा, जो कि एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट्स डूसू इलेक्शन में पिछले 10 साल से लगातार अपना रुतबा जमाए हुए थे और एनएसयूआई के लिए बहुत मुश्किल काम था। और फिर भी उन्होंने ऐसे बदमाश को अपनी सपोर्ट में लाए और वो एक्सपोज हुआ उस दिन के एनकाउंटर से। वो पूरी याद है मुझे। जिस दिन एनकाउंटर हुआ था तो यूनिवर्सिटी एरिया में हमें खबर मिली, इसकी गाड़ी का नंबर मिल गया, गाड़ी का कलर मिल गया। हमने वहीं पर सपोर्ट करने की बजाय, सपोर्ट तो कर ली थी गाड़ी उसको, लेकिन उसको रोकने की बजाय ये सोचकर कि यूनिवर्सिटी में अगर इसको रोका, और क्योंकि हमें पता था गोली चलेगी और गोली चलेगी तो हम भी गोली चलाएंगे, उस गोली कांड में अगर वहाँ पर कोई गोली चली और कोई आदमी यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराब होने के चांसेस थे। इसलिए हमने अपनी सूझबूझ से वहाँ पर उसको नहीं रोकने की कोशिश की और ये देखा कि जाता कहाँ है। उसी के साथ साथ हमको उसी टाइम पे ये भी खबर मिली कि ब्रिजमोहन त्यागी आज राजा गार्डन चौक के आगे, राजा गार्डन एरिया में किसी एक बिजनेसमैन को मारने के लिए भी जाएगा। यानी कि उसको सुपारी किलिंग के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी मिली हुई थी बॉम्बे से किसी बिजनेसमैन को राजा गार्डन में ख़त्म करने के लिए, और उस दिन ये खबर मिली थी कि ये आज वहाँ पर भी जाएगा। तो हम उस क्षण की इंतज़ार कर रहे थे कि वो यूनिवर्सिटी एरिया से अपनी गाड़ी में निकले, फिर हम उसके पीछे लगे, जहाँ भी रास्ते में कहीं कोशिश करें रोकने की, वहाँ पर उसको पकड़ा जाए। नीयत हमारी पकड़ने की थी। एनकाउंटर कभी भी ऐसे नहीं पकड़ के मारने का मेरा पूरा कभी भी इतिहास नहीं रहा कि मैंने किसी को पकड़ लिया और फिर उसको मारा हो। एलन राव का ये इतिहास भी रहा है कि दिन छिपे कभी एनकाउंटर नहीं किया, पूरा दिन में ही, कभी रात में कभी एनकाउंटर नहीं किया। और आज की पुलिस अब रात में ही ले जाके ठोकती है, कोई पुलिस वाला घायल नहीं होता है, लेकिन लंगड़ा होकर बेचारा चला आता है क्रिमिनल। चलिए, वो अपनी अपनी पद्धति है पुलिस की, कैसे कोई करता है वो कोई भी कह सकते हैं। आप चूंकि डीसीपी रहे, दरोगा रहे, आप नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कहता हूं देखिए वो अपनी अपनी पुलिस की अपनी काबिलियत है, अपनी अपनी नियत है, कैसे भी है। हाँ। लेकिन हम देखिए, मैं आपको साफ बता दूं, हम कोई वर्दीधारी किलर, लाइसेंस किलर नहीं है कि हमको एक पावर मिली है कि हम एनकाउंटर करें और किसी को मार दें। ऐसा कोई मेरा कभी भी सोच नहीं रहा है। ये मैं खास बात से अपने जीवन में, जितने भी पुलिस में, मैंने 36 साल पुलिस की नौकरी की है और कम से कम 14 साल हमने ऐसे जगह पर, 14 से 15 साल स्पेशल सेल और दूसरी जगह, ऐसी जगह मैंने अपनी नौकरी की है जहाँ पर ऐसे बहुत से मौके मिले जो अपराधियों के साथ मुठभेड़ किया। इवन पंजाब तक जाकर हमने किया, उग्रवादी को पकड़ा था। लेकिन एलन राव ने स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस में इतनी नौकरी कर ली कि आप सन ऑफ स्पेशल सेल कहलाते थे। क्योंकि मेरी आधी के लगभग नौकरी स्पेशल सेल में गुजरी और हर रैंक में गुजरी। और ये वही स्पेशल सेल थी जिसमें आपको थानेदार इंस्पेक्टर रहते हो, डीसीपी ने कहा था गेट आउट। यस, वो भी था। और बाद में फिर आप जम गए।
जम गए। वो भगवान की कृपा होती है, देखो नेक नीयति से काम जो किया जाता है ना, उसमें कोई हिम्मते मर्दे मद्दे खुदा। हम बात कर रहे थे 15 सितंबर वहीं पे आ रहा हूँ, 1995। बिल्कुल वहीं आ रहा हूँ। जो ही खबर हमें मिली कि ये राजा गार्डन चौक से जाके राजा गार्डन मार्केट में किसी बिजनेसमैन को, हमें कॉम्प्लेक्स भी पता था कहाँ पर जाएगा, लेकिन हमने जो पीछा किया यूनिवर्सिटी से, पीछा करते करते हम राजा गार्डन चौक तक तो पहुँच गए। क्यों? अब बीच में क्यों नहीं रोका, उसकी वजह थी, उसकी वाइट गाड़ी थी 3736 नंबर था मुझे जहाँ तक याद है। वाइट गाड़ी के शीशे बिल्कुल काले थे, तो उसमें हमें ये डाउट था कि कहीं ये ना हो कि आगे के दो आदमी तो दिख रहे थे, दो आदमी हैं। बृजमोहन त्यागी खुद गाड़ी चला रहा था, दूसरा उसके साथ बैठा था, वो कौन था हमें नहीं मालूम। पीछे कौन बैठा ये हम असमंजस में थे कि पीछे कोई ऐसा ना हो कोई स्टूडेंट बैठा हो, जो क्योंकि यूनिवर्सिटी से एरिया से आए थे, स्टूडेंट बैठा हो, और गोली चलनी ही चलनी थी ये भी हमें मालूम है, क्योंकि उसने बता रखा था कि मैं तो गोली चलाऊंगा। तो जब वो गोली चलाएगा तो हम भी तैयारी में थे पूरे। लेकिन हम उसको रास्ते में इसलिए नहीं रोक पाए कि अगर कहीं रास्ते में हम सोचते ही रहे कि हम क्या करें, पीछे कोई बैठा हो। लेकिन जब राजा गार्डन चौक से राइट मुड़ने का उसका समय आया, तब हमने ये सोचा कि अब हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। वजह कि थोड़ी दूर जाने के बाद में अगर इसने उस आदमी को मार दिया, जो हमें मालूम था किसी को मारने जा रहा है, तो इसका मतलब हमारी कोई काबिलियत ठीक नहीं है, क्योंकि हम इसमें हमने रिस्क लेना जरूरी समझा और रिस्क लिया। हमने उस गाड़ी को वहीं घेरा, चौक की रेड लाइट से पहले। आजकल तो पुल बना हुआ है वहाँ पर, उस टाइम पे पुल नहीं था, रेड लाइट थी। रेड लाइट हुई तो गाड़ी को हमने ऐसे सैंडविच किया। हम 3 गाड़ियों में थी, 3 प्राइवेट गाड़ी थी। एक गाड़ी को हम उसकी गाड़ी के आगे लगाया, दूसरी को उसके साइड में लगाया, तीसरी गाड़ी पीछे लगाई, और साइड में हो गया इसका सेंट्रल ब्रज जो बीच में सड़क के बीच में होता है। तो गाड़ी इसकी सैंडविच हो गई। जो ही हम उतर कर जाने लगे उसके पास, तो इसने दरवाजा खोला नहीं। हमने कहा दरवाजा खोलो, तो इसने खोला नहीं। खोला क्या, गोली से इसने शुरुआत की, गोली चला दी अंदर से ही। बृजमोहन त्यागी मैं लीड कर रहा था अपनी टीम को, 11 आदमी थे हम। तो उसमें जब गोली चली तो फिर गोली चली फिर जो आपने बता रहे हो कि जो लोगों ने फिर देखा कि हाँ कोई ऐसा, क्योंकि हम प्लेन क्लॉथ में थे, वर्दी में थे नहीं, और उधर भी वो सिविलियन ही थे जो भी थे। गोली चली तो लोगों ने ये बाद में जो अखबार में आया, ये पेपर की रिपोर्टिंग है कि या तो कोई फिल्म शूटिंग, किसी ने समझा कि फिल्म शूटिंग हो रही है, या उससे पहले पीछे एक राजधानी कॉलेज था, तो किसी ने कहा राजधानी कॉलेज के बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया। कुछ लोगों ने ये भी कहा। लबोलबाब यह है कि उस टाइम पे जो गोली चली तो बृजमोहन त्यागी और उसका एक साथी वहीं पर जख्मी हो गए। मैं जख्मी हुआ, मेरे 2 साथी जख्मी हुए, और इस दौरान बाद में पता लगे 3 पब्लिक के आदमी भी जख्मी हुए इसमें। तो ये कभी नेचुरल एनकाउंटर जब होता तब ऐसे ही होता है, उसमें पुलिस जरूर फंसती है, पुलिस कभी नहीं बच सकती। नेचुरल एनकाउंटर में पुलिस को कहीं ना कहीं लगती है। सिर्फ वहीं होता है जहां एक टांग में गोली मारी जाती है। हाफ एनकाउंटर में पुलिस इंजर्ड नहीं होती है, सिर्फ क्रिमिनल होता है। लेकिन जहां 2-2 लाशें बिछा दी जाएं, बृजमोहन त्यागी जैसा बदमाश मोस्ट वांटेड इंडिया का मारा जाए, वहां तो फिर पुलिस वाले गोली खाएंगे, और वो भी सूरज की रोशनी में। ये असली एनकाउंटर था, ये था। एनीवे, मैं प्रेस का भी धन्यवाद करता हूं। हर पेपर के फर्स्ट पेज न्यूज सुबह की 16 तारीख को इस एनकाउंटर की तारीफ की गई, इतनी ज्यादा कि दिल्ली पुलिस में बहुत एनकाउंटर देखे हमने, लेकिन इसके जैसा एनकाउंटर हमने पहली दफा देखा है कि अच्छा राव साहब, 2 एनकाउंटर में मारे गए या इंजर्ड हो गए हैं, ये तो आप देख रहे हो यहाँ तक। उसके बाद आपके चूंकि खुद 3 गोलियां लग गई और आप खुद बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गए। सवाल ये पैदा होता है कि बृजमोहन त्यागी तो आइडेंटिफाइड था कि मार दिया गया, सही आदमी मरा है ये। बरब्बर वाला जो मरा है उसमें ये सुनने में आया था कि उसके पास वकील का आई कार्ड निकला था और पूरी दिल्ली पुलिस को सांप सूंघ गया। मैं वहीं पे आ रहा हूँ अभी। ये एक सोने में सुहागा जिसे कहते हैं ना, वो हुआ। उसकी हिस्ट्री अगर मैं तो वास्तव में ही जब मेरे को जख्मी हो गया था और पता लगा ये जख्मी हो गए, इनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, मेरे को भी हॉस्पिटल में, मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में गया, गिरा नहीं मैं वहां पे, ये मैं बता दूं। 3 गोली खाने के बाद भी जमीन पे नहीं गिरा। अपने जख्मों को लेकर। नकली थी क्या? नकली नहीं, असली गोली थी। खून निकल रहा था। मेरे जूते जो स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे खून में भर गए, खून में जूते भर गए थे, ये सच्चाई है। और जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में ड्राइवर को रास्ते में मैंने बताया, क्योंकि दोपहर में भीड़ होती है, स्कूल के बच्चों की बसेज होती है, पूरा रोड जाम होता, तो मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे जाओ, क्योंकि उस एरिया से मैं वाकिफ था। मतलब 3 गोली एसएचओ एलन राव के लगने के बाद भी आप ड्राइवर को लोगों को विश्वास नहीं, ये बात लोगों को विश्वास नहीं हो सकती, लेकिन ये मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ। नहीं, वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आज फर्जी एनकाउंटरों के जमाने में जी रहे हैं पत्रकार। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, गाड़ी से उतरकर, जब गाड़ी से कैजुअलिटी तक, उस टाइम पे किसी ने फोटो ली होती है या फिल्म बनाई होती है ना, मोबाइल होता है, उस टाइम पे थे नहीं मोबाइल। खून के स्टेप्स
गाड़ी से और कैजुअलिटी तक चल के गया हूं पैदल, और डॉक्टर जो कैजुअलिटी में बैठा है, मैंने उसको जाके बोला कि डॉक्टर साहब मुझे गोली लग गई। उसको विश्वास नहीं हुआ कि गोली लगा हुआ आदमी खड़ा खड़ा बात कर रहा है। उसने मेरी तरफ देखा, क्या गोली लगी? मैं कहा हाँ। उसने जो ही देखा, मेरे खून, यहाँ से पूरा खून लथपथ, मेरे जूते भरे हुए खून के, कपड़े सारे खून के, नीचे के पैंट सारी भीगी हुई। उसने तुरंत मुझे लुटाया। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में ले जाकर ओटी, ऑपरेशन थिएटर में, सेकंड फ्लोर पे, डीडी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, दीनदयाल उपाध्याय हाँ, दिल्ली। दीनदयाल उपाध्याय दिल्ली। वहाँ डॉक्टर AK मोंगिया, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन जब किया तब उन्होंने एनेस्थीसिया लगा, तब मुझे बेहोशी हुई। तब तक मुझे बेहोशी नहीं आई, मैं बेहोश नहीं था, अपने आप में बातें करता रहा। ये सारी बातें और कुछ, सब कुछ है। सभी लोगों ने, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी देखा, कैजुअलिटी के डॉक्टर ने भी देखा कि ऐसे 3 गोली लगने के बाद आदमी को बेहोश नहीं हुआ। 2.5 घंटे। तो आप कुछ घर से उस दिन क्या अलग से छाछ वाछ पी के गए थे? कोई पड़ी हुई थी जादू टोने वाली? नहीं, जादू टोने वाली नहीं है। एक घटना है, उससे इनकाउंटर से पहले की घटना है, वो भी मैं बताऊंगा। वो साधु बाबा साधु बाबा वाली बात, ये पता नहीं कभी कभी नेचुरल होता है। बहुत से लोग कहेंगे अतिशोक्ति, ऐसी शक्ति नहीं है। जो ही हम अशोक विहार थाने, तिलक नगर थाने से निकले एनकाउंटर के लिए, एनकाउंटर पकड़ने के लिए, खबर लेने के लिए, एनकाउंटर के लिए नहीं, पकड़ने निकले, के लिए। पकड़ने के लिए। बृजमोहन त्यागी की खबर थी कि ये यूनिवर्सिटी में मिलेगा। तो जो ही हम अपने तिलक नगर से गए, हमने 11 आदमी की टीम ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। सुबह सुबह करीब 10:30-11 बजे का टाइम था, ब्रेकफास्ट किया नहीं था। वहाँ पर स्वीट इंडिया नाम की एक दुकान थी, वहाँ पर मैंने सोचा, क्योंकि मैं पहले अशोक विहार में रह चुका था, मुझे मालूम था यहाँ पर अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है, तो मैं वहाँ गया। जो ही हम एंटर किया, उन 11 आदमियों की टीम बैठी हुई सारी, 2 साधु बाबा आए, उनमें से किसी को नहीं कुछ कहा, मेरे पास सीधे आए। ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको जिंदगी की। जा बेटा आज तेरी फतेह, ये उनके वर्डिंग थे। अनजान साधु, और मेरे से उनको नहीं पता क्या है क्या नहीं। आज काउंटर से घंटे 2 घंटे पहले बोल गए, ये समझो कि 3 घंटे पहले की बात है, 3-4 घंटे। क्या बोले वो साधु शब्द याद है? हाँ, साधु शब्द, जा बेटा आज तुम्हारी फतेह है। तो जो भी मैं कुछ कर पाया उनके लिए वो मैंने किया, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, और फिर वो चले गए। लेकिन वो साधु आपको नहीं जानते हैं? मेरे को नहीं जानते, बिल्कुल। पकड़ने जा रहे हैं, ये नहीं पता क्या करने जा रहा हूँ और मैं कौन हूँ, ये भी नहीं पता। ये बड़ी इत्तेफाक की बात समझता हूँ मैं। उन्होंने वर्डिंग ये की, जा बेटा आज तुम्हारी फतेह, ये वर्डिंग मेरे को आज तक याद है। और मैं, हो सकता है उन्हीं का आशीर्वाद समझ के, कि मैं 3 गोली खाने के बाद भी मैं डगमगाया नहीं, बिल्कुल भी। अब रही बात दूसरे आदमी की, मैं तो बेहोश हो गया था जब ऑपरेशन शुरू हुआ। तब 2.5 घंटे ऑपरेशन चला। ऑपरेशन चलने के बाद जब होश आया तो मेरे को ओटी थिएटर से बाहर निकाल कर उसमें जो होता है सेंसिटिव एरिया जो होता है ना, उसमें रखा गया। जिन डॉक्टर AK मोगिया ने आपका ऑपरेशन किया था, वो सन 95 के बाद सन 2025 में, पिछली साल जब आपकी बुक लॉन्च हुई थी, तब डॉक्टर AK मोगिया देहरादून से आए थे आपकी जान बचाने वाले। इतने साल बाद वो बैठे थे, मैं खुश हुआ उनको देख के। ये मैंने अपने आप को उस टाइम पे, उस केस में अपने आप को पुनर्जन्म समझा। और पुनर्जन्म देने वाला भगवान तो होता ही होता है कोई, वो किसी के थ्रू भिजवाता है। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर AK मोंगिया ने मेरे को पुनर्जन्म दिया ऑपरेशन करने के बाद। मतलब उन्होंने खुद बताया कि मैंने आपका किस प्रकार से ओवरहॉलिंग कर दिया, पूरा जितनी शरीर को काट के पूरा अंदर से सब कुछ निकाल कर, सारा रिपेयर करने के बाद में रिफिल किया उसको। जैसे गाड़ी का ओवरहॉलिंग नहीं होता है, सेम सिचुएशन में ओवरहॉलिंग करके मुझे कहा कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ, आपका पूरा अंदर का सब ओवरहॉलिंग हो गया, सब रिपेयर हो गया है, जहाँ जहाँ गोली ने नुकसान किया था सब उसको ठीक कर दिया। लेकिन डॉक्टर AK मोगिया ने एक बात और बताई थी एलन राव साहब, उस फंक्शन में, बुक लॉन्च जब आपकी हुई, दारोगा से DCP एलन राव आत्मकथा, उस बुक लॉन्च में उन्होंने एक चीज़ ये भी बताई थी, मुझे खूब याद आ रही है, कि आपके गोलियां लगी हुई थी, आप स्ट्रेचर पे थे, अपनी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं बाकी बची थी। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 15 सितंबर 1995 की बात। और इतनी उस टाइम पे डॉक्टर मोगिया बताते हैं कि आप पूछ रहे थे कि मेरी टीम कहाँ है, मेरी टीम सब ठीक है। yes. तो आदमी तो अपनी जान बचाता है। मैं आपको बता दूं, जब एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो डॉक्टर धीरे धीरे बातें पूछते रहते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ हुआ। तब ये बातें मेरे को याद हैं, उन्होंने ये पूछा था। डॉक्टर मोंगिया साहब जब मेरे को एनेस्थीसिया दे के बेहोश करना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे ऑपरेशन करना था, उन्होंने मेरी पूरी बॉडी को मेरे को शून्य करना था, तब वो बातें करते करते उन्होंने ये पूछा था कि क्या हुआ। तो मैंने घटना बताई। तब मैंने उन्हीं को कहा कि मेरे को ये बताइए पहले कि मेरे जो बाकी साथी थे उनका क्या हाल है, क्योंकि पुलिस वाले जिनको चोट लगी थी वो कहाँ पर हैं, उनकी क्या स्थिति है। ये बात उन्होंने अभी भी बताई जब मेरी बुक लॉन्च हुई थी।
30 जुलाई 2025 को, आपने ही लिखी थी वो किताब भी। तो वो मैंने स्पेशली उनको देहरादून से रिक्वेस्ट करके बुलाया कि आप बुक लॉन्च में आइए, क्योंकि एक चैप्टर स्पेशली इस बृजमोहन त्यागी पर था और उनके बारे में काफ़ी मैंने चर्चा भी की थी किताब में अपनी में। तो उन्होंने ये कहा था कि आपने जब स्पीच थी उनकी, तब उन्होंने कहा था कि इनको इतनी चिंता अपनी नहीं थी, अपने स्टाफ की चिंता थी। और वो इसीलिए, हम बीइंग लीडर इन पुलिस, अगर हम पुलिस में अपनी नेतृत्व करना चाहते हैं तो अपने मातहत, अपने जो अंडर काम करने वाले हैं, उनका वेलफेयर जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम आगे सक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर सक्सेस मिल भी गई तो व्यर्थ है वो। और इसी सकारात्मक सोच और सच्चे मन की बदौलत आप कभी बेईमान नहीं हो पाए, आप पे कोई दाग नहीं लगा, आप किसी फर्जी एनकाउंटर में कभी नहीं फंसे। देखिए, पुलिस के बारे में बहुत से लोगों का ये धारणा होती है कि पुलिस एनकाउंटर करती है। फर्जी फर्जी भी करती है। आप फर्जी के बोले बारे नहीं। फर्जी इसलिए कहती है, लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसे पकड़ के किसी को मार दिया या किसी को गोली टांग में अरे लगी। राव साहब, कैसे विश्वास होगा? जितनी पुलिस एनकाउंटर कर रही, रात के अंधेरे में करती है, सब जंगल में करती है। यस, वो इसीलिए लोगों को लगता है कि रात के अंधेरे में क्यों, और हमेशा जंगल में बस एक मोटरसाइकिल। और गाजियाबाद पुलिस, यूपी पुलिस की तो ठानी हुई है ये बात कि वो जंगल में ही करती है और मोटरसाइकिल खड़ी मिलती है। मेरे जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, क्योंकि आपने जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा, तो जितने भी मेरे एनकाउंटर सारे के सारे दिन में ही हुए हैं। और दिन में भी ये नहीं कि सुबह और रात, शाम को नहीं, दोपहरी में। तो राव साहब, टोटल। इसीलिए आप स्टेट में हिंदी पे संजीव चौहान के साथ आज की तारीख में 18 मई 2026 को बैठे हुए भी हैं। क्योंकि जो फर्जी वाले हैं वो सिर्फ अपनी छाती ठोकते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए अपने जो क्या मिलता है आप लोग बोलते हैं इनाम इकराम, वो लेते हैं, लेकिन वो स्टूडियो में नहीं मिल पाते हैं। संजीव चौहान से उनकी मुलाकात नहीं होती है। ऐसे हाफ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो लंगड़ा करने का आदी हैं। देखिए, वो उनकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल। मैं तो पत्रकार हूं ना, आपका हूं ना उनका हूं। हाँ, मैं भी इतना ज्यादा उनके बारे में मैं आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप खुद दिल्ली के दरोगा रहे हैं, डीसीपी रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, लेकिन अब आप कानून जानते हैं तो इसलिए आपको बात करनी चाहिए। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। देखिए, एनकाउंटर के बारे में बहुत से लोगों को गलतफहमी, पुलिस एनकाउंटर करती है। मेरे हिसाब से एनकाउंटर वर्ड किसी भी डिक्शनरी में नहीं है। एनकाउंटर पुलिस की और पब्लिक की बनाई हुई एक नाम है। एनकाउंटर नहीं होता है। एनकाउंटर तब होता है कि कोई अपराधी को पकड़ने पुलिस जाए और वो अपराधी पुलिस पर अटैक करे, यानी कि पहले वो पुलिस पे हमला करे। पुलिस अपनी आत्मरक्षा में अगर गोली चलाती है या उसको पकड़ते वक्त कोई भी फोर्स इस्तेमाल करती है और उस दौरान वो एनकाउंटर मर जाए या जख्मी हो जाए, तो उसको नाम दिया जाता है एनकाउंटर, यानी कि काउंटर का एनकाउंटर। नहीं, अपराधी ने मारा तो उसका एनकाउंटर किया, उसको ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करी। राव साहब, ये होता है। सन 1988 से 2026 37वां साल चल रहा है सिर्फ क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग को। इस 37 साल की पत्रकारिता के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि 100% केस में हमेशा अपनी आत्मरक्षार्थ ही पुलिस गोली चलाती है, चाहे वो लंगड़ा हुआ हो रात के अंधेरे में। पहला गोली जो है वो बदमाश चलाएगा, और यही भारत के संविधान की कानून की किताबों में लिखा है। अगर तुमने सीधा उसको ठोक दिया तो फर्जी फंस गए, तो मर्डर है सीधा। तो एक भी केस भारत की किसी थाने की एफआईआर में दर्ज नहीं है जिसमें यह कहा गया हो ये भाग रहा था और हमने मार दिया। नहीं, पहले उसने गोली चलाई, तब हमने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की और वो इंजर्ड हुआ या मारा गया। इसकी सेट लैंग्वेज है, सेट लैंग्वेज है। मैं बताता हूं कि हमने अपराधी को पकड़ने की कोशिश की, अपराधी ने हम पर हमला किया, हमने अपनी आत्मरक्षा में जायज बल का इस्तेमाल करते हुए गोली चलाई और गोली उसको लग गई, वो जख्मी हो गया और वो बाद में हॉस्पिटल ले जाया जाता है मरने के बाद भी। हाँ, उसको हॉस्पिटल ले गए थे, वहां जाके मृत घोषित हुआ। ये एनकाउंटर की घिसी पिटी 4 लाइनें हैं। इन्हीं पे चला आ रहा है भारत का एनकाउंटर ज्ञान। और मैं बता दूं इसमें कि हमारे भारत के कानून में भी पुलिस को आत्मरक्षा का नहीं, पुलिस को ही नहीं, पब्लिक को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। लेकिन पब्लिक अगर गोली चला दे कि मेरे पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, मैंने आत्मरक्षा गोली चलाई, तो भाई साहब नाक से खून ला देंगे वकील। ये भी है, सुप्रीम कोर्ट तक। बिल्कुल, चाहे भले आपने अपनी रक्षा में गोली चलाई है, साबित करो, क्योंकि हम सिविलियन हैं। लेकिन पुलिस वाले ने कितने ठोक दिए एक ही ने अपनी जिंदगी में, उसका कोई हिसाब नहीं है। बस यही फर्क हमारे कानून का है कि एक आंख पे ऐसे पट्टा रहता है और एक खुली रहती है। पुलिस ऐसे देखती है, कानून कहता है दोनों से देखो, लेकिन पुलिस और कानून सब मिलके काम कर रहे हैं। चलिए खैर जी, ये हो गया, आपकी जान बच गई।
मैं अब दूसरे वाले पे आ रहा हूँ, जान बच गई, सब कुछ हो गया, मैं ठीक ठाक रहा, हॉस्पिटल में आईसीयू में रहा 15 दिन तक वहाँ पर, और मेरा पूरा इलाज हुआ, क्योंकि गोली पेट में भी लगी थी, हाथ में भी लगी थी, कई जगह जख्म राव हुए साहब, थे। मुझे आपसे मिलने से ज्यादा खुशी उन डॉक्टर ए.के. मोंगिया से मिलने खुशी थी जिन्होंने उस दिन आपकी जिंदगी बचाई थी। यस। और उन्होंने कहा कि राव साहब का पूरा अंदर बॉडी मैंने खोला और फिर उसको पैक किया, और ये चीज आज आप मान रहे हैं डॉक्टर ए.के. मोंगिया की, वरना लोग भूल जाते हैं जिस डॉक्टर ने जान बचाई हो उसको। और आपने अपनी बुक लॉन्च में देहरादून से वो सादर सम्मानित तरीके से बुलाए थे, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन बात हो रही थी कि उसमें बृजमोहन त्यागी तो टारगेट था, जो बरबर में लेटा हुआ था वो कौन निकला? वो एक और एक के साथ एक, मतलब वो क्या कहते हैं, गिफ्ट था वो। जब तक उसका पता नहीं चला था कौन है, तब तक मैं ही नहीं, पुलिस भी, हमारी दिल्ली पुलिस भी हैरान थी कि उसके पास लाइसेंस मिला उसकी जेब में वकील का, मेरठ कोर्ट का, मेरठ का वकील का लाइसेंस मिला। वो वेरीफाई जब कराने गए नहीं तो पुलिस की तो हवा खराब हो गई, हवा खराब होगी, वकील मारा गया, मार दिया एनकाउंटर, वकील मारा गया, हवा खराब होनी थी। जब मेरे को पता चला गया तो कोई वकील था साथ में, तो मैं भी हॉस्पिटल में पड़ा सोचता रहा ये हो क्या गया। क्योंकि देखिए एनकाउंटर, जो बृजमोहन त्यागी तो वांटेड था, अब ये दूसरा आदमी वकील साहब कौन था इसके बारे में पता लगना बहुत जरूरी था। तो जो ही पुलिस ने उसकी इंक्वायरी करी और इंक्वायरी का रिजल्ट जब आया तो मुझे इतनी तसल्ली हुई, बृजमोहन त्यागी के मरने से ज्यादा तसल्ली हुई कि वो अनिल मल्होत्रा निकला। और उसका जो हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके नहीं, आपके पब्लिक के व्यूवर्स के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कौन था? वो बृजमोहन त्यागी तो अपना एक्सटोर्शन, मर्डर, सुपारी किलिंग की बात करता था। वो ऐसा अपराधी था, अनिल मल्होत्रा जो बृजमोहन त्यागी के संपर्क में कैसे आया और उसकी क्या हिस्ट्री है, मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ। सुनना चाहेंगे। अनिल मल्होत्रा, लाजपत नगर का एक केस था, दिल्ली लाजपत नगर का। उसमें एक लड़की, नाम नहीं लूंगा उसका, लड़की को छेड़ने के आरोप थे उसके ऊपर, अनिल मल्होत्रा पे। लड़की के माँ बाप ने, भाई ने उस बात को एतराज किया कि आपने हमारी बहन को, हमारी बेटी को क्यों छेड़ा। उस एतराज को उसको बुरा लगा और उसने इसी बात में रंजिश रखते हुए उस लड़की के भाई को सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और वो हत्या करने के बाद ऑब्वियसली पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस जेल में ले गई, जेल में चला गया। वो जेल में कुछ साल रहने के बाद, हमारे कानून में प्रावधान है कि अगर कोई इमरजेंसी घर में हो जाती है तो उसको जेल से इंटरिम बेल मिल जाती है, अंतरिम जमानत मिल जाती है। उसकी कहीं माँ की डेथ होगी, अनिल मल्होत्रा की, जैसा उसने केस बनाया था, और उस वजह से उसने इंटरिम जमानत के लिए दरखास्त उसके वकील ने लगाई। उस टाइम पर वो केस एविडेंस पे आने वाला था, यानी कि उसके फादर की, जिस आदमी को मारा था उसके फादर की गवाही कोर्ट में होनी थी। तो वो ये नहीं चाहता था अनिल मल्होत्रा की उसका फादर उसके खिलाफ गवाही दे। इस वजह से एक उसको बहाना मिल गया माँ की डेथ का, सच्ची थी या झूठी थी वो बाद में पुलिस ने वेरीफाई किया नहीं किया, अलग बात है। उस बेसिस पे उसको इंटरिम जमानत मिल गई। उस गवाही से पहले जो उसके फादर की, उसके मरने वाले के फादर, जो इसने जिसको मारा था उसके फादर की गवाही होनी थी। लड़की के भाई को मर्डर किया था, उसमें तिहाड़ गया था। यस, तिहाड़ से ये अपनी माँ के मरने की दरखास्त पे इंटरिम बेल ले आया और इसने उसके फादर को, वहीं पे आ रहा हूँ, फादर के घर गया, उसके लड़की के फादर के घर जिसके भाई को मारा था। उसने कहा कि तुमने मेरी गवाही मेरे खिलाफ दोगे? उसने कहा भाई क्यों नहीं दूंगा, मेरा बेटा तुमने मेरे सामने, आंखों के सामने मारा, मैं गवाही क्यों नहीं दूंगा? तो कहता लो, वहीं उसके बाप को वहीं मार दिया अनिल मल्होत्रा ने। और वो आपकी ये पुलिस की किताबों में लिखा हुआ है। और वही अनिल मल्होत्रा मरा था बृजमोहन त्यागी के साथ आपकी गोली। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो ऐसा जघन्य अपराध था। एक बेटी के, एक बच्ची के भाई और उसी के पिता का मर्डर करने के बाद वो आदमी मर्डर कर दिया। उसके बाद वापसी में इंटरिम बेल में ये होता है जितने दिन की जमानत है उसके बाद उसको कोर्ट में, उसमें जेल में जाना होता है। पेश नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पेश नहीं होने के बाद वो फरार हो गया। फरार होकर बृजमोहन त्यागी के संपर्क में आया। तो बृजमोहन त्यागी क्योंकि मेरठ का रहने वाला था, मेरठ जिले का था, उसने अपनी जान पहचान से वहां पर उसका नकली वकील का वो बनाया कार्ड, और उस कार्ड को इस्तेमाल भी करता रहा अपने साथ में। कहीं भी अगर पकड़ा जाता तो मैं, वकील साहब है मेरे, वकील साहब के साथ जा रहा हूँ, तो उसका डबल फायदा उठाया उसने।
ब्रिजमोहन अनिल मल्होत्रा ने अपनी फरारी काटने के लिए कि वो तो गायब हो गया, उस केस में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी मुजरिम इख्तियारी हो गया, त्यागी की शरण ले ली और ब्रिजमोहन त्यागी ने उसकी शरण ले ली, वकील साहब बना लिए फर्जी। भगवान का न्याय देखिए, ऐसे आदमी को, अनिल मल्होत्रा को मैं उससे भी ज्यादा क्रिमिनल समझता हूं, ब्रिजमोहन त्यागी से भी ज्यादा, जिसने एक बच्ची के भाई को मारा, उसके बाप को मारा और फिर फरार हो गया। जब इसके बाप को मारा तो लाजपत नगर की पूरी मार्केट बंद हो गई थी उस टाइम पे, और लोगों ने इतना रोष जताया था कि ऐसे आदमी का बाहर कैसे आ गया, बाहर आने के बाद उसने डबल मर्डर कर दिया और उसके बाद वो पकड़ा भी नहीं गया क्योंकि वो फरार हो गया, उस केस में पकड़ा नहीं गया, और वो आपकी गोलियों से छलनी, वो गोली छलनी हुआ। तो ये भगवान का न्याय है, मैं आपको बताता हूँ। एक के साथ आपका तो एक के साथ एक जैकपॉट लग गया, जैकपॉट लग गया, यस। और जब यूं ही पता लगा कि अनिल मल्होत्रा की ये हिस्ट्री है, मेरी दिल को तसल्ली हुई कि मेरे से कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि बेगुनाह आदमी मारा गया हो, तो दोनों ही बड़े बेगुनाह थे। मेरे दिल को तसल्ली हुई बहुत ज्यादा। राव साहब, क्या कसम खाई थी कि जब तक पुलिस की वर्दी पहन के एनकाउंटर करूंगा, मुठभेड़ें होंगी, आमने सामना होगा, बदमाशों से पकड़ दकड़ होगी, मैं कभी भी किसी बदमाश को सूरज ढलने के बाद पकड़ने नहीं जाऊंगा, एक गोली नहीं चलाऊंगा? नहीं, इसमें कसम खाने की जरूरत नहीं। पकड़ने के लिए तो कई बार हम रात में पकड़ने गए हैं अपराधियों को, ऐसी कोई ये नहीं पकड़ने गए थे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमने कभी भी एनकाउंटर की प्लानिंग नहीं की होती है। एनकाउंटर जो नकली और झूठे एनकाउंटर होते हैं उसमें प्रॉपर प्लानिंग होती है, वो कभी प्लानिंग में फेल भी हो जाते हैं कई बार। और वही जो फर्जी होते हैं, नकली होते हैं, वो प्लानिंग वाले जो एनकाउंटर हैं, वही रात में अंधेरे में वो रात में होते हैं, जंगल में होते हैं। अपराधी को पकड़ने जाना कोई ऐसा वो नहीं है, सिवाय एक एक्ट में, अगर अपराधी को अगर सर्च करने जाना है एनडीपीएस एक्ट में, रात में कहीं किसी घर में सर्च नहीं ले सकते, कानून में बाध्य है। कानून के हिसाब से एनडीपीएस एक्ट के अपराधी के घर जा रहे हैं आप, तो उसके प्रेमिसेस की रात में दिन छुपने और दिन उगने से पहले उसकी तलाशी नहीं ले सकते। लेकिन अपराधी को पकड़ने में, किसी में जाने में रात में कोई बंदिश नहीं है, पकड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कानून है कि सूरज ढलने के बाद फिर अपराधी को नहीं पकड़ सकते हैं, ये कुछ है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रात में कभी भी कहीं किसी को पकड़ सकते हैं। हाँ, सूरज ढलने रात के टाइम में औरत को, किसी भी महिला को थाने में नहीं ला सकते, पकड़ सकते हैं कहीं भी, थाने में नहीं ला सकते। चलो, ये कानूनी कुछ एक पहलू है जो आपने अच्छे पूछ लिया आपने। हाँ, इसलिए क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ लॉयर हैं, फौजदारी के वकील हैं, बचाव पक्ष के वकील हैं, मुकदमे लड़ते हैं, आप बाजे शोहरत नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके मुवक्किल आपसे खुश रहते हैं, जी, है ना, क्योंकि आप मोटे बांध, ये भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, मोटे बांध के बोरी से ले आओ, वो नहीं, मैं पैसे इकट्ठे करने की नीयत से मैं कभी वकालत नहीं करता, मैं न्याय दिलाने के लिए लोगों को करता हूं, चाहे वो न्याय मैं किसी अपराधी को दिला रहा हूं या किसी कंप्लेनेंट को, जो विक्टिम है उसको दिला रहा हूं। तो हो सकता है कि थानेदारी से शुरू करी दिल्ली पुलिस की नौकरी, डीसीपी से रिटायर हुए, आज सकुशल बैठे हो, पूरे बदन में 3 गोलियां खा के पूरा बदन खुलवा के भी जिंदा, तो शायद किसी की कोई दुआ काम आ गई होगी। यस, दुआएं। आप ये टांगों मार के लंगड़े कर करके नहीं लाए होगे। दुआओं की बात एक आपने अच्छी याद दिलाई। जब मैं हॉस्पिटल में था ब्रिजमोहन त्यागी के बाद, तो मैं अखबारों में लिखी हुई है बात, मैं कोई जबानी नहीं कर रहा। ब्रिजमोहन त्यागी के पिता आए आपसे मिलने, ब्रिजमोहन त्यागी के पिता, यस, पिता आए, और वो ये उनकी वर्डिंग थी कि जिस भी ऑफिसर ने मेरे बेटे को मारा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो पुलिस ने मिलने नहीं दिया, तो पुलिस ने कहा कि क्यों मिलना चाहते हो, क्या वजह है? बोला, मैं ऐसे बहादुर बच्चे को मिलना चाहता हूँ जो कि मेरे जो तकलीफ थी उसको दूर कर दिया। क्योंकि ब्रिजमोहन त्यागी इतना वांटेड था कि उसके घर वाले परेशान थे। उसकी मौत के बाद किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई, वो तो खुश थे कि अच्छा किसी ने मार दिया, और जिसने मारा उसकी तारीफ कर रहे हैं वो। वरना क्या होता है, एनकाउंटर के बाद उसके मरने वाले के घर वाले पुलिस के खिलाफ शिकायत करते हैं। मैं इसीलिए राव साहब को बिरला पुलिस ऑफिसर कहता हूं, चमचागिरी में बटरिंग में नहीं, कि एलन राव पुलिस ऑफिसर्स बहुत कम मिलते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि ब्रिजमोहन त्यागी को सन 1994 15 सितंबर को जिस तरीके से एनकाउंटर डेलाइट दिल्ली में मारा राजा गार्डन चौक पे, उनके उस अपराधी के पिता अस्पताल में जाके इन्हीं एलन राव को, जिनका आप अभी पॉडकास्ट मेरे साथ बैठ के सुन रहे हैं, बेबाक बात, बेखौफ बात सुन रहे हैं, उस ब्रिजमोहन त्यागी बदमाश का पिता अपने बेटे के मारे जाने के बाद ढूंढ रहा था एलन राव को। इसलिए नहीं कोई कोर्ट कचहरी में खींचना है राव साहब की टांग, इसलिए नहीं कि राव को शूट करना है, ब्रिजमोहन त्यागी को, बेटे को उनके मार दिया था, बल्कि इसलिए कि जिस पुलिस ऑफिसर ने उनका बेटा मारा था बदमाश, उस पुलिस ऑफिसर यानी एलन राव को ब्रिजमोहन त्यागी, बदमाश के पिता, दुआएं देने पहुंचे थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। शायद ही ऐसा कोई निकल के आए उदाहरण जो आपने सुनाया है। मैंने कभी ऐसा उदाहरण देखा नहीं, ना सुना है कोई। नहीं, हमने तो सब ये सुने हैं,
हाँ 36-37 साल की क्राइम रिपोर्ट वो में कि कहाँ है पुलिस वाला जिसने मेरे बेटे को एनकाउंटर किया है, कंप्लेंट करते हैं, रिट लगाते हैं कि हाँ, झूठा एनकाउंटर, रिट झूठा भी लगी, कई एनकाउंटर। जगह रिट लगी है। लेकिन ये नहीं कि बदमाश जो मारा गया उसका पिता उस पुलिस अफसर को, राव को ढूंढ रहा था कि मैं दुआ देना चाहता हूं कि तुमने मेरा बदमाश बेटा मार दिया और समाज से गंदगी खत्म की। चलिए, इससे रिलेटेड एक छोटा सा मैं और बताना चाहूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी डूसू इलेक्शन से रिलेटेड है वो। जी, जो ही 15 सितंबर का ये इंसिडेंट हुआ, पूरी एनकाउंटर, यस एनकाउंटर हुआ, पूरा मीडिया ने उसको कवर किया एनकाउंटर, उसमें प्रिंट मीडिया और दूसरा जो टीवी मीडिया जितने भी होते हैं उन सब ने कवर किया। 16 सितंबर की सुबह हर अखबार की पहली न्यूज़ ये थी कि ABVP स्पोर्टिंग गैंगस्टर्स किल्ड इन एनकाउंटर, SHO एंड अदर्स हर्ट और एडमिटेड इन हॉस्पिटल, ये खबर थी। और उसका बैनर जो मिला था, वोट एंड सपोर्ट फॉर ABVP, ये उसकी गाड़ी में बैनर मिला और वो बैनर लगा के प्रेस वालों ने उसकी फोटो लेकर अगले दिन के अखबार में छाप दी। और उस दिन डूसू का इलेक्शन था। 10 दिन की ABVP की जो पावर थी वो उस दिन उस इलेक्शन में उस केस की वजह से खत्म हुई। 10 साल की पावर, सॉरी हाँ 10 साल में जो ABVP लगातार आ रही थी, 10 साल की पावर को खत्म किया उस न्यूज ने, उस एनकाउंटर और ने। उस एनकाउंटर में। और उस साल सालू मलिक, रिकॉर्ड में है, सालू मलिक प्रेसिडेंट NSUI सेलेक्ट हुई, जिसके ऊपर 307 की कोशिश की गई थी, उसको मारने की कोशिश की थी ब्रिजमोहन त्यागी ने। बहुत बड़ी बात है राव साहब, इतना बड़ा क्रिमिनल, वो भी यूपी का, मतलब क्रिमिनल यूपी का था और कांपती दिल्ली पुलिस थी। यस, ब्रिजमोहन त्यागी वो नाम था। वो नाम। खैर, एक बात बताओ राव साहब, आपके ये किस्से कम नहीं, आप ग्रंथ हैं दिल्ली पुलिस के लिए और कानून के लिए। क्या पुलिस में चोर के ऊपर मोर बैठा होता है? सब एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। इसीलिए एलन राव पे भी शक की गई थी जब आपने एक एनकाउंटर करा था दिल्ली में, और जो पुलिस कमिश्नर थे वो वहां पे सूंघ रहे थे कहीं ये फर्जी एनकाउंटर तो नहीं है। वो क्या किस्सा जरा बताओ ना, कौन बदमाश था वो? और पुलिस कमिश्नर आप ही पे शक करने लगे। 2 एनकाउंटर्स में उस टाइम पे हुए थे। ये जो एनकाउंटर ब्रिजमोहन त्यागी का था वो तब थे कमिश्नर ऑफ पुलिस, बहुत बढ़िया ऑफिसर रहे, और ऑफिसर सारे ही अच्छे रहे हैं, मेरे को सारे ही प्यार करते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि के टाइम में 2 बड़े फेमस एनकाउंटर हुए, फेमस कहूँगा वो इसलिए कि वो भी गैंगस्टर्स, बड़े नामी गैंगस्टर थे, उन पे भी 7-7 लाख रुपए का इनाम था, और वो दोनों आप ही निपटाए। हाँ, वो हमने ही निपटाए उनको, मैंने और मैं अपनी टीम ने। लेकिन इतने बढ़िया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एलन राव को भी शक की नजर से सूंघने पहुंचे थे। कनॉट प्लेस एनकाउंटर में सतवीर राठी वाले में निपट गए, हल्के से मुस्कुराए थे और चले गए। वो उसके बाद की बात है। हाँ, लेकिन मुस्कुराए जो आप शक की नजर से देख रहे थे, शक की नजर से देख रहे हैं, या उन्होंने, मैं इसको शक की नजर से आप मत कहिए, मैं कहूंगा, मैं पत्रकार हूं, मैं ये समझता हूं कि जब ऐसा एनकाउंटर होता है तो कमिश्नर और पुलिस मौके पे जाकर जरूर डेफिनेटली अपने फैक्ट्स की जानकारी लेता है, और इसने ली। ये आप तरीके से कह रहे हैं, महकमे में नौकरी की है इसलिए। हाँ, नहीं मैं ये बता रहा हूँ तरीके से मैं भी कह रहा हूं, पत्रकार की हैसियत से कह रहा हूं। आपका अपना काम है, मेरा अपना काम है, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों एनकाउंटर, एक था एनकाउंटर अदितिनी में नटराज हैंडी क्राफ्ट एम्पोरियम, मेहरौली के पास, मेहरौली से पहले आप अगर पे कुतुब वाली होटल से जाते हैं तो जो टी पॉइंट IIT फ्लाईओवर से पार करके राइट साइड में, राइट नहीं लेफ्ट में, IIT से आते हैं ना, IIT की तरफ से आते हैं तो लेफ्ट साइड पड़ेगा, और उधर से आते हैं कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया से आते हैं तो सामने पड़ेगा। ठीक है। नटराज हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम पे राजवीर रमाला और उसका एक साथी नरेंद्र तो शायद सब इंस्पेक्टर था किसी पुलिस यस, का, डिसमिस सब इंस्पेक्टर था, वो भी मारा गया था। वो दोनों मारे गए थे। अच्छा। वो एनकाउंटर जब हुआ तो कितने बजे के आसपास किया जा रहा था? ये करीब होगा 1-1.5 बजे दिन में ही। मेरे एनकाउंटर को रात में हुए नहीं, जैसे आपने सही फरमाया, मैंने कभी रात में नहीं किया। खबर मिली, लंगड़ा करके नहीं लाते थे ना? नहीं, लंगड़ा करने ना 500 रुपए का रिवार्ड लिया आपने? ना कभी ऐसा रिवार्ड भी नहीं। जब लिया तो बड़ा मारा, जानबूझ के नहीं मारा, उसकी किस्मत ऐसी थी, उसने गोली चलाई हम पर, हमने गोली चलाई, वो खत्म हो गया। हाँ, लेकिन उसमें संदेह कभी पैदा नहीं हुआ। लेकिन जो ही पता लगा, वहां भी टीम अपने, जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स थे, दीपक मिश्रा जी और संजय सिंह एडिशनल डीसीपी थे, जो स्पेशल सीपी से रिटायर हो गए, संजय सिंह। दीपक मिश्रा साहब थे और वो डीसीपी थे, वो भी वहां पर कुतुब होटल की पार्किंग में मौजूद थे और वॉच कर रहे थे कि क्या हो रहा है।
जो ही खबर मिली, खबर मिलते ही हम वहाँ पहुँचे। वहाँ से जब गए ब्रिजमोहन वो सॉरी आपका राजवीर रमाला, वो भी मुजफ्फरनगर एरिया का बहुत बड़ा बदमाश था, बड़ा नाम था उसका। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसकी तूती बोलती थी। कोई अगर राजवीर रमाला के नाम से फोन भी कर देगा, कितने करोड़ों रुपए भी मांग लो तो सब मुहैया होते थे उनको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यही इनकी इन बदमाशों के नाम की कीमत होती थी। वो नाम इसीलिए चमकाना चाहते थे। में आजकल लॉरेंस बिश्नोई था, राजवीर रमाला उस टाइम का बिश्नोई राजवीर रमाला वो था, जिसको कहते हैं किसी को मारना है मरवा लो, किसी को किसी से पैसे ऐंठने वो करवा लो, किसी का डिस्प्यूट खत्म कराना वो करा लो, ये सब लोग काम करते थे। आमना सामना हुआ दिल्ली आमना सामना हुआ खुले में, रतनी के अंडिका पेंटोरियम में। जब आमना सामना हुआ, गोली उधर से आई तो हमने भी गोली चलाई वहीं पे। वो दोनों के दोनों वहां पर जख्मी हो गए। बाद में हॉस्पिटल में गए तो डेथ हो गई उनकी। उस टाइम वहां पर आए थे कमिश्नर ऑफ पुलिस। सारी टीम जितनी थी मेरी 16-17 आदमी की टीम थी, उन सबको एक लाइन में खड़ा किया और एक एक से पूछ रहे थे क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ। इसी को तो कहता हूँ सूंघना। सूंघ रहे थे वो आपके लैंग्वेज में सूंघना था। मैं समझता हूँ कि कमिश्नर साहब हर एक आदमी से जानकारी लेने के बाद ये जानना चाह रहे थे कि कोई फैक्ट छूट ना जाए किसी से। मैं अपनी तरफ से सोचूंगा। वो ऐसी बात है, दिल्ली पुलिस के दरोगा से डीसीपी रिटायर हुए हो तो सोच समझ के ही बोलोगे। तो उन्होंने सभी लोगों से पूछा। उस टाइम पे राजवीर इंस्पेक्टर थे वहां पर, जो एसीपी बने, जिनका बेटा दिल्ली पुलिस में यस डीसीपी है। और दूसरा एक सब इंस्पेक्टर थे जो बाद में बाटला एनकाउंटर में शहीद हो गए थे, मोहन चंद शर्मा। वो तब सब इंस्पेक्टर थे और राजवीर इंस्पेक्टर थे। ये मेरे अंडर काम कर रहे थे दोनों, और उनकी पूरी टीम, जो गुड़गांव बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। हाँ, वो मारे गए। तो वो उस टाइम पे जो सब इंस्पेक्टर थे मोहन चंद शर्मा और उसके 15 आदमी, 16 के 16 आदमियों को एट द स्पॉट उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया था। उतने खुश हुए थे उस एनकाउंटर से। खुश यानी कि वो मौके पर आने का, मैं ये नहीं कहता तो शक के लिए आए थे या कुछ, बट जो ही उनको एक एक आदमी से करने के बाद तसल्ली हो गई कि हाँ वास्तव में ये एनकाउंटर जेन्युइन है। हाँ, दिल्ली पुलिस के महाराज पुलिस को जब लगा कि हमारी टीम ने गलत नहीं मारा, जो मारा सही मारा है, तब आउट ऑफ टर्न सबके सब प्रमोट कर दिया। आपके लैंग्वेज में अगर शक सूंघते आए तो उसके बाद सूंघने के बाद उनको ये लगा कि वास्तव में ही ठीक है, देसी घी है सब, तो उन्होंने ये माना कि ये वास्तव में अच्छा काम है। तो उन्होंने तुरंत एक ही बार में 16 के 16 इंक्लूडिंग मोहनचंद शर्मा को इंस्पेक्टर बना दिया। बाकी जितने भी थे हर एक एक रैंक प्रमोशन दे दिया। लेकिन एक बात बताओ, उसमें कोई ऐसा ही बचा था जिसे प्रमोट नहीं किया गया था? कोई नहीं था, सभी प्रमोट। कोई और केस था, एक ऐसा केस था जिसमें बस एक आदमी प्रमोट नहीं होता, सब प्रमोट हो गए थे? नहीं, उस केस में नहीं था। चलिए, खैर ये हो गया। आपके एक के साथ एक जैकपॉट लगा था राजा गार्डन पे, जिसे फिल्मी स्टाइल में सोच रहे थे, गोलियां चल रही हैं, फिल्म की शूटिंग हो रही है। यहाँ भी एक के साथ एक मिला, यहाँ भी एक। तो ये एक के साथ एक जैकपॉट क्या आपके सेटिंग थी कुछ क्रिमिनल से कि भाई देखो मैं तुम्हें ठोकूंगा और तुम एक संग लेके आना, तो उसका भी उद्धार कर देंगी हमारी दिल्ली पुलिस की पीतल यानी गोलियां? क्या सेटिंग क्या? एक के संग एक फ्री वाला सेटिंग तो नहीं है। ये आप समझिए कि जो जिनका नाम होता है ना बदमाशों का, वो साथ में अपने एक और क्रिमिनल रखते ही रखते हैं, जो कि हमारी जानकारी में नहीं होता है कौन है। तो जैसे इसमें राजवीर रमाला के हम पीछे लगे थे, तो ये इंद्रपाल साहब मिल गए, नरेंद्र यूपी पुलिस का बर्खास्त दरोगा। यस, तो एक के संग एक फ्री। हाँ, एक फ्री। तो आपकी बड़ी किस्मत रही, मतलब कि एक तो दिन में मारे जितने मारे, हाँ, और एक के साथ एक फ्री में। ये एक हिस्ट्री है। अच्छा, कभी फरीदाबाद में भी कोई एनकाउंटर? हाँ, उसके तुरंत बाद ये जो अज्जनी वाला एनकाउंटर था, ये था फरवरी 1995 का, ब्रिजमोहन त्यागी के एनकाउंटर के करीब 7 महीने बाद का। अच्छा, वो 94 में था। हाँ, सितंबर, वो 94 सितंबर का था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वही 5 महीने, 7 महीने। फरीदाबाद वाला क्या था? वो जुलाई में था, उसके 4 महीने बाद। किसके 4 महीने बाद? ये राजवीर रमाला के एनकाउंटर के 4 महीने बाद वो वहां था, क्योंकि वहां पर एक प्रकार से ना उस टाइम एक ये था, कहूंगा मैं, एक लिस्ट बनी हुई थी। हाँ, किस किस को ढूंढना है। नहीं, मैं ठोकना फिर भी नहीं बोलूंगा, भले कुछ भी बोले, किस किस को पकड़ना है। हाँ। ये लिस्ट बनी हुई थी। पकड़ते वक्त छुप गया तो उनकी किस्मत है। हाँ। वो स्वर्ग में, पुलिस की किस्मत, उनकी बदकिस्मती। मैं उनकी किस्मत इस तरह से कहता हूं, हमारे हाथ से गए थे, तर गए, वो उद्धार हो गया। वो जितने भी पाप किए हो फिर भी वो स्वर्ग में गए, क्योंकि हमारे हाथों से गए तो कोई नरक में शायद नहीं गया होगा। कई बार बातचीत में आ गए हैं, अभी हमारे आपके आधे घंटे की बातचीत में 20 मिनट की
नाम का महामानव दानिश से में दिल्ली मतलब आईपीएस में, दिल्ली पुलिस में खास तौर से एग्मुटी कैडर में, ये महामानव ऐसा कैसे बना कि जितने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट निकले, इस जेब से एलन राव निकल रहे हैं, इस जेब से राजवीर सिंह निकल रहे हैं, इस जेब से मोहन चंद, ये सब जेबों में अपनी जैकेटों में, सब में वर्दी में जहां जहां पहने हुई थी, एक एक मतलब दे गए और वाकई में सच है। तो क्या आपने कभी आप नियरेस्ट डियरेस्ट रहे हैं? तो ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पापा कैसे बने? देखिए, आपका वर्किंग स्टाइल ना बहुत ही यूनिक रहा है। पुलिस में ऐसे किसी ऑफिसर का मैंने देखा नहीं वर्किंग और स्टाइल। ऐसे अफसर को दिल्ली पुलिस ने कमिश्नर नहीं बनाया, ये पॉलिटिक्स थी। ये कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स ही कहूंगा मैं इसको। घटिया राजनीति। ऐसे आदमी को कमिश्नर बनाते तो दिल्ली पुलिस का नक्शा ही दूसरा होता, दिल्ली पुलिस के एक्टिविटीज कुछ अलग होती है। मैं आपको आज चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ऐसे आदमी ही पुलिस ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर होने चाहिए। जब नेपाल में अपनी टीम फंस गई थी दिल्ली पुलिस की, और उसके चलते संसद में बवाल मचा, बिल्कुल ठीक है, तो दिल्ली पुलिस की टीम को, उसको जो नेपाल में फंसी, सस्पेंड करने कहा प्रधानमंत्री ने, ठीक है, होम मिनिस्टर ने जब कहा, वो सस्पेंड करने के बजाय इस्तीफा लिख के अपना पुलिस कमिश्नर को दे के और स्कूटर से बैठ के चले गए थे, घोड़ा गाड़ी कार। ये वो अड़ियल अपने स्टैंड पे ऊपर अपना स्टैंड ठीक था। मेरी टीम अगर सस्पेंड होगी तो मैं क्या करूं? यही बात खास बात है इसमें कि अपनी टीम को फुल्ली सपोर्ट करना, फुल्ली फेथ करना। हमें कह दिया कि ये काम आपने करना है, हमने कह दिया कि हम कर देंगे। उसके बाद जब तक काम हुआ नहीं तब तक उन्हें पूछा नहीं कि क्या हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं, डे टू डे प्रोग्रेस नहीं। उनको मालूम था कि इनको काम दे दिया तो काम होगा। और ऐसे को पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस ने ना बना के सबसे बड़ा आईपीएस की जिंदगी में, दुनिया में, भारतीय पुलिस सेवा के इतिहास में घटिया और ओछा काम किया। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। अगर पौआ है तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन जाओगे, और तुम्हारा अगर जैक नहीं है होम मिनिस्ट्री में तो तुम्हारा कोई माई बाप नहीं है, और कमिश्नर नहीं बन पाए काबिल होने के बाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को पूरा सपोर्ट करता हूं, क्योंकि ऐसा हुआ है। ऐसे काबिल ऑफिसर को पुलिस कमिश्नर ना बनाना, जबकि वो काबिलियत थी उनमें, उस टाइम पे बन सकते थे, ना बनाना सिर्फ इसी बात का था कि सरकार ये चाहती थी, ये सोच रही थी कि हिसाब से काम करेगा, हमारी बात नहीं मानेगा और हमारे काम नहीं करेगा, इसलिए कमिश्नर बनाने कोई वो नहीं है। कमिश्नर ऑफ पुलिस, ओपनली कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब तक गवर्नमेंट का यस मैन नहीं होगा कमिश्नर पुलिस लग नहीं सकता। दिल्ली कोई भी अगर सुन रहा हो कमिश्नर और ये कहे कि नहीं आपने गलत बोला है, तो चैलेंज करता हूं, क्योंकि ये बात सही है। गवर्नमेंट की यसमैनशिप होने के बाद ही कमिश्नर लगेगा। मतलब हिंदुस्तान की हुकूमत का अगर यसमैन नहीं है तो फिर वो पुलिस कमिश्नर दिल्ली का नहीं बन सकता। और जो बना हुआ है या बन चुका है या बनेंगे, वो वही पुलिस कमिश्नर दिल्ली के बनेंगे जो हुकूमत के यसमैन हो। चलिए, वो अलग बात है कि यसमैन होते हुए वो अपनी करते करते कई अफसर्स ऐसे रहे हैं जिनको यसमैन तो बना दिया, नहीं कमिश्नर तो बना दिया, लेकिन करते करते उन्होंने देखा कि ये काम गलत है, तो गलत काम उन्होंने नहीं किया सरकार की बात से। ऐसे भी कमिश्नर मेरे नोटिस में है, नाम कहीं तो मैं बता देता हूँ, चुन के नाम बता सकता हूँ। आप उनमें से एक थे जिन्होंने किसी की नहीं सुनी, किसी नहीं, गलत काम नहीं किया उन्होंने। यस, मिसेस गांधी को ही संजय गांधी ने कहा था, मिसेस गांधी आपको मम्मी बुला रही हैं, आप आइए, विदेश में कहीं पोस्टिंग चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आप बोले मैं पोस्टिंग नहीं चाहता, मैं मिसेस गांधी से मिलना नहीं चाहता। संजय गांधी से मना कर दी। जिस विदेश की पोस्टिंग के लिए आईपीएस लाट टपकाते हैं आज भी, और तब भी टपकाते थे, उसको कह दिया था। और ये एक पॉडकास्ट में खुद कहा कि संजय गांधी ने कहा था मम्मी बुला रही हैं, आप सर जहां विदेश में जाना चाहते हो वहां आपकी पोस्टिंग कर दी जाए। ऐसे और भी कमिश्नर थे जो कि सरकार की गलत बात को नहीं माना कि उन्होंने, कुछ मेरिट पे हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर से हुए, कुछ भी हैं। उनमें से एक थे जो भी थे। सर ये एक के साथ एक फ्री जैकपॉट, ये दो आपने, चार ही आपने एनकाउंटर किए। उसके बाद और भी कुछ हैं इसके अलावा कोई एनकाउंटर, या बस हम एनकाउंटर की बात खत्म करके? नहीं, ऐसे एनकाउंटर भी ऐसे हुए हैं जो कि पकड़े गए हमारे यहाँ से, कोई हमने छोड़े, मतलब मारे नहीं, वो भी एनकाउंटर कैटेगरी में है। ऐसा नहीं होता है कि सब मर जाएं वही एनकाउंटर होगा। एनकाउंटर वो भी है कि जो हमने पकड़ने गए, उन्होंने अटैक किया और हमने जिंदा पकड़ लिया, वो भी एनकाउंटर है। अच्छा सर, एक बात बताओ, आप और एसीपी वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल से रिटायर हुई हैं पंजाबी, क्या नाम है उनका, ये आप लोग कभी किसी ऑपरेशन में गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर गए थे? मियाँ बीवी बन के भी गए थे, कुछ ऐसा आपके साथ, या मैं गलत सोच रहा हूँ? बिल्कुल सोच गलत नहीं रहे हो। कुछ एक पुलिस में कुछ ऐसी एक्टिविटीज
जो कहते हैं ना नाटक करना पड़ता है, नाटक कहते हैं इसको। हाँ, नाटक तो में। एसी की वाइफ बनी थी और आप हस्बैंड बन के एक होटल में जाके रुके वो नहीं, वो क्या? थोड़ा सा फर्क था इसमें। अच्छा, मैं तो आपको बता दूं, जरा एक वो clear कर। एनकाउंटर नहीं था, वो एक था किडनैपिंग केस था। किडनैपिंग था जो गाजियाबाद में हाँ, कुत्तों के संग जंजीरों से बंधा मिला। काकू किडनैपिंग केस बड़ा फेमस रहा है। काकू किडनैपिंग केस। पटेल नगर के बहुत बड़े केवल बिजनेसमैन बिजनेसमैन, केवल व्यापारी। बिजनेसमैन, हाँ, जो भी बिजनेसमैन के नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अब वो उनका बड़ा अपना लाइफ सेटल हो गया है। ठीक है। उनको एक 19 साल का बच्चा था, उनको किडनैप कर लिया किसी ने, और किडनैप करने के किस बाद साल में की बात रही होगी राव ये साहब? 1995 की बात है, एडिशनल 99। डीसी चलिए, वो लीड कर रहे थे टीम को। वो लीड कर रहे थे और उन्होंने उस टाइम की फिरौती 50 लाख से कम करते 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 10 लाख पे आ गए थे। डील कर ली थी। डील कर ली थी, और डील में बड़ा एक फिल्मी स्टाइल में ये हुआ था, फिल्मी स्टाइल में। जरा बताओ। फिल्मी स्टाइल में ये था, जो किडनैपर थे उन्होंने अपने इनको दोनों को, अपना घर था वो घर अपना खाली कराया, अपनी माँ और बहन को कहा कि हमारी कोई बिजनेस डीलिंग होनी है तो ये घर आपको हमें चाहिए, यहाँ मीटिंग वीटिंग होनी है। ये कह के उन्होंने अपनी माँ को और बहन को अपने मामा के यहाँ छोड़ दिया, किडनैपर्स ने। किडनैपर्स ने। गाजियाबाद की कोठी, किडनैप्ड बंदा उसमें। गाजियाबाद की कोठी थी ग्राउंड फ्लोर पे, और किडनैपिंग करने वाले जो उसको लड़की की आवाज में एंटाइस करते करते, वो लड़का 19 साल का था, ऐसे लड़की बनकर उसको लालच में देकर उसको बुलाया, फंसाया, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पास बुलाकर अपने एम्स दिल्ली वहाँ पे 2 किडनैपर ने करके, और उसको उस कोठी में लेके वहाँ पे किडनैप करके वहाँ पे जंजीरों से बांध दिया, कुत्ते की तरह। हमने जब उसको मिले, खोला उसको, तो वो एक बार घबराया हुआ था, क्योंकि 5 दिन तक उसको जंजीरों से, जीने का नीचे नहीं होती छोटी जगह, जीने के नीचे, उसमें रखा हुआ था, और वहीं पे उसको एक गद्दा छोटा दिया हुआ था, वहीं पे सो, वहीं पे सब कुछ करो। ओटी ओटी करना जाना है तो फिर वो कोई पकड़ के लेके जाते थे, आंखें बंधी हुई ऐसे पट्टियां, जैसे डॉक्टर टेप की कट्टियां, कोई देख ना सके कहाँ पे था। हाँ, विक्टिम था, उसकी बात कर, 19 साल का विक्टिम था। उसको खाना भी देते थे सिल्वर के बर्तनों में, ब्रेड और दूध दे देते थे, ऐसा, क्योंकि हमने देखा था वहां पर सारा। उसको पकड़ने के लिए जब हमने टीम बनाई तो पता लग गया, और वो क्योंकि फ़ोन करता था किडनैपर, पैसे चाहिए थे ना उसको, 50 लाख से शुरू हुआ, 50 लाख नहीं दिए। हमने फिर, वो हमारे कॉन्टैक्ट में आ गए थे विक्टिम्स उनके, जिनका किडनैप हुआ, तो वो कॉन्टैक्ट में हमारी बात मानने लगे थे, वरना पहले तो उन्होंने कहा कि हम पैसे देके छुड़वाएंगे, हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ते। ऐसा जनरली किडनैपिंग केस में होता है। घर वाले जो पैसे वाले होते, कहते किस चक्कर में पड़ रहे हो यार, अपने बच्चे को छुड़ाओ पैसे। पुलिस कुकर्मों के लिए बदनाम भी है, इसलिए कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए भी हो सकता है। लेकिन हर जगह एलन राव नहीं है। हमने उनको मोटिवेट किया, बताया कि देखिए ऐसा आप तो छुड़वा लो, फिर उनके हौसले बढ़ जाएंगे, ऐसे किडनैपर्स के, वो किसी और के बच्चे को उठाएंगे। तब उनकी बात में समझ में आ गया कि पुलिस जो कह रही है, क्योंकि उस टाइम पुलिस थी ना, मैं उनको हेड समझता हूँ, उस टाइम में उन्होंने बड़ा मॉनिटरिंग किया इस केस को, तो उन्होंने इतना अच्छे से तरीके से हम सब ने मिलकर उनको, विक्टिम के फादर को समझाया, और उसकी बात समझ में आ गई। जैसा हम उसको एडवाइस करते थे वैसा मानते थे। फाइनली जब 10 लाख की डील हुई, 10 लाख का जेन्युइन पैसा लेकर, जेन्युइन, नकली नहीं, जेन्युइन का बैग भर के मैं खुद साथ था, उनके साथ गए, और फिर उन्होंने आपकी बीवी कब बनी वो जरा बताओ, वो किस्सा बड़ा मजेदार है। जिस दिन उन्होंने क्या किया था, किडनैपर ने, बड़े, वही मैंने कहा ना फिल्मी स्टाइल में, उससे एक होटल बुक किया, होटल बुक करके उससे रसीद ले ली 500 रुपए की, एक रूम बुक करने की। उस टाइम पे वहाँ पे मेरठ, दिल्ली रोड पे मेरठ में एक होटल था, मयूर होटल, उस समय उसने बुकिंग करी, रहा नहीं, उसने एक सबूत लेना था कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, उसको सबूत को आगे यूज करना है उसने, किडनैपर को बड़ा ही टेक्निकली तरीके से फिल्मी स्टाइल में इसने पैसा लेने की जुगत बैठाई थी, वो उसकी कामयाब होने नहीं दी हमने। एनीवे, उसने जब फाइनली ये कहा कि आप पैसा लेके इस होटल में आ जाओ, एड्रेस दे दिया, और यहाँ पर आप आ जाओ, उससे ये नहीं कहा मैं मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। जो ही हम गए तब हमने टीम बनाई, भी नहीं बनी थी, नाटक किया था, वो साथ थे, जो कि अब दुनिया में नहीं है। हाँ, जो अब नहीं है, बहुत बढ़िया ऑफिसर थे वो, और एक मैं और बाकी हमारे स्टाफ थे, साथ थे। वो वहाँ गए बैग लेके 10 लाख रुपए का, वहाँ पर जैसा उसने कहा था कि आप काउंटर में चले जाना, तो बैग ले जाने से पहले हमने अपने अपने कमरे वहाँ रख लिए थे। मैं अलग कमरे में था, और कमरे में कपल बन के गए थे, क्योंकि किसी को शक ना बने, किसी को शक ना हो, इसलिए, ताकि शक ना होने से वो, तो उसने फिर वो कॉन्टेक्ट वहाँ पर, जब वहाँ पहुँचे काउंटर पे, तो 10 लाख रुपए, मैंने कहा जी ये इस रूम में कोई आदमी ये नाम के ठहरे हुए हैं, नाम भी अपना फिक्टिशियस बताया था।
उनके लिए बैग है, उन्होंने ये, हमने ये नहीं बताया कि पैसा है, उसने उनके सामान है कुछ, उसने यही कहा था कि ये बोलना सामान है और बैग को बंद कर देना, खुला मत दिखाना नहीं किसी को भी कुछ भी। तो उनको इंस्ट्रक्शन ये थी कि आप बैग रख दो, वो अपने आप ले जाएंगे। हमने रख दिया। रखने के बाद हम वहाँ पे होटल में छा गए, कोई रूम में, कोई बाहर, कोई इधर उधर। जब देखा एक्टिविटीज ऐसी हो गई तो होटल वालों को तो पता नहीं था मामला क्या है। जब देखा मामला कुछ गड़बड़ है, होटल वालों ने वहाँ पुलिस बुला ली। उससे पहले बैग कहीं रखते वक्त में गिर गया, उसमें नोट नजर आ गए उनको, तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। मेरठ पुलिस आ गई वहाँ पर, होटल में। हाँ, होटल में। तो हमने फिर पुलिस आ गई तो फिर हमें अपने आप को बताना पड़ा। पुलिस को भी समझाया, पुलिस में भी हमारी बात समझी, ऐसे ऐसे किडनैपिंग का ऑपरेशन है, हमें किसी को बचाना है, जान बचानी है किसी की, और हम ये सब ड्रामाबाजी कर रहे हैं, हम सब आए हुए हैं, ये ऐसे ऐसे रुके हुए हैं। होटल वालों को कॉन्फिडेंस में ले लिया और उसके बाद रिसेप्शन हमारे कंट्रोल में ले लिया हमने। होटल वालों में तुम बैठो, हम जो फ़ोन आएगा हम ही सुनेंगे। तो उनका कोई होता था गेस्ट का तो उनको सुनते थे, जब इसका वाला आता था तो हम सुनते थे सारी बात। उसने कहा कि हाँ पैसे वैसे आ गए, तो हमने कहा हाँ आ गए। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं अपने आप मंगा लूँगा। जब मैं अपने आप मंगाऊंगा तो कोई आदमी भेजूंगा, उसके पास वो 500 रुपये की रसीद होगी ना, जो उसने बुकिंग कराई थी, जिसके पास वो 500 रुपये की रसीद होगी उसको आप दे देना, और उसके बाद मेरा सामान मेरे पास आ जाएगा, तुम्हारा पैसा और कोई होगा तो वो पैसे भी वो दे देगा। ये प्लानिंग थी उसकी। तो दूसरे दिन सुबह एक टैक्सी लेके आया कोई आदमी, हम तो वॉच कर रहे थे वहाँ पर, देखा तो क्योंकि काउंटर पे बैठे थे, वो आया 500 रुपये की वो रसीद लेकर, और उसने कहा जी वो सामान इस आदमी ने मेरा सामान लिया है। तो हमने कहा ले जाओ, उसको सामान दे। जेन्युइन नहीं करना पड़ा ये सारी चीज़, क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचना था। अब उसको आया था, हमें क्या मालूम ये आदमी मेन तक जाएगा कि नहीं जाएगा, हमने उसको नहीं पकड़ा, बैग उसको दे दिया, और बैग देने के बाद में हम अपने आप पीछे पीछे उसके लग गए कि ये कहाँ जाता है। तो वो टैक्सी ड्राइवर था, वो बैग अपने टैक्सी में रखा डिक्की में, और वो चल पड़ा। हम भी उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कई चीज़ें थी 2-3 की लेके, कहीं मिस ना हो जाए। 10 लाख रुपए दे दिए हमने किसी को, और हम उसको छोड़ दें, उसका ट्रैक छोड़ दें तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वो बंदा एक मार्केट में जाके रुक गया। ये टाइम था करीब 12 बजे और मई का महीना था। आज की जो मई है ना, इतनी गर्मी, सन 1995 मई 1995 में जब ये हो रहा था, तो वो वहाँ बैठा रहा। अच्छा, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, जो मेन किडनैपर था उसने एक अपना आदमी उस टैक्सी वाले के पीछे भेज दिया, ये देखने के लिए कि इस टैक्सी के आगे पीछे कोई ऐसा तो नहीं कोई पुलिस पीछा कर रही हो। वो आदमी स्कूटर पर था, उसने देखा कि एक्टिविटीज तो गड़बड़ है, उसके साथ कोई जो भी चला, तो फिर पीछे लग गए हम लोग। वो घबरा गया, उसका आदमी, उसने खबर देनी थी उसको कि ऑल ओके, तब वो बैग लेता उसका। वो खबर देने की बजाय वो भाग गया। उस टाइम पे ये मोबाइल का कम्युनिकेशन था नहीं किसी के पास, 95 में कोई था नहीं, बहुत कम था लोगों के पास, था उन दिनों 94 में शुरू हुए थे, लेकिन उन दिनों पुलिस के पास भी नहीं आया था, उन पब्लिक के पास भी ज़्यादा नहीं था, कुछ गिने चुने लोगों के पास था मोबाइल। वो डर के भाग गया, उससे कॉन्टेक्ट नहीं किया। अब वो कहीं रेस्टोरेंट में बैठा देख रहा था, बाद में पता लगा कि वो सामने रेस्टोरेंट में बैठा था, वेट कर रहा था उस आदमी की, वो ग्रीन सिग्नल दे कि सब ओके है तो मैं उससे बैग आके ले लूँ, पैसा अपना लूँ और अपने रफू चक्कर हो जाऊँ। तो वो नहीं आया। शाम के 5 बज गए, 4 घंटे लगातार, 12 बजे वो जाके टैक्सी खड़ी हुई, 4 बजे 5 घंटे लगातार हम भी वहीं खड़े रहे गर्मी में, ये देखते हुए कि ये टैक्सी वाला कहाँ जाता है और इसके पास कोई आता है कि नहीं आता, क्योंकि उस टैक्सी वाले को पकड़ने से हमें कोई फायदा नहीं था, उसको भी नहीं पता था वो कहाँ बैठा है। उसने कहा तुम गाड़ी यहाँ खड़ी कर लेना, मैं अपने आप आ जाऊँगा। वो नहीं आया, और उसके बाद फिर 5 बजे थक हार के वो समझा कि अभी तक कुछ नहीं है, पुलिस होती तो आ जाती, तो वो आके गाड़ी में आके बैठ गया। हमने तब भी उसको नहीं पकड़ा, ये जानते हुए कि ये भी पता नहीं राइट आदमी है कि नहीं है। वो गाड़ी में बैठा, वो गाड़ी टैक्सी चल पड़ी। तो बाद में पता लगा कि वो टैक्सी वाले को बोला कि मेरे को पहले किया था उसने मुजफ्फरनगर के लिए टैक्सी बुक की थी, क्योंकि मुजफ्फरनगर का एड्रेस दिया था बुकिंग करते वक्त। मुजफ्फरनगर वो जाने की बजाय वो बोला जब मैं गाजियाबाद जाऊँगा, तो टैक्सी वाले ने कहा कि मैंने बुकिंग तो मैंने मुजफ्फरनगर कर रखी है, तो गाजियाबाद जाने के लिए तो मुझे अपने ऑफिस में जाके चेंज करानी पड़ेगी बुकिंग। तब तक हम पीछे पीछे मैं ये सोचते रहे कि अब इसको पकड़ेंगे नहीं पकड़े, क्या करें। वहाँ पर भी ऐसा ही रिस्क लेना पड़ा जो ब्रिजमोहन त्यागी में रिस्क लिया था कि इसको, इस गाड़ी को रोके कि नहीं रोके, वरना नहीं रोका तो ये मार देगा किसी को। तो ये भी है कि इसको रोकना है कि नहीं रोकना, बड़ा ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में डिसीजन लेना पड़ता है, और कई बार डिसीजन गलत भी हो, लेकिन भगवान की दया से हमारे सब डिसीजन ठीक रहे।
जो ही वो टैक्सी वाला अपने दफ्तर गया रूट चेंज कराने के लिए, हमने उस आदमी को पकड़ लिया, रिस्क लिया, देखते क्या होता है। पकड़ते ही उसको अपनी गाड़ी में लाए तो वो समझ गया कि हमने कहा पुलिस है, तो वो कहता मारो मत, मैं सब बता दूंगा। मैंने कहा तू ये बता दे वो बच्चा कहाँ है। कहता जी बच्चा मैं कह नहीं सकता, जो मेरा आदमी था वो मेरे को मिला नहीं, वो जाके वो मार मुर ना दे, मैं उसकी गारंटी लेता नहीं, ठीक है। और एक आदमी जो मेरा था वो अभी तक नहीं आया मेरे पास, उसको कहीं डाउट वाउट हो गया हो तो वो ना चला गया हो। वो डाउट होने के बाद वो गया ही नहीं मौके पर। हमने उसको लिया, उसके साथ जाके वो टैक्सी तो वहीं छोड़ दी, उसके साथ उसको लेके गए। तब हम गए उस जगह पे जहाँ पे उसको कैप्टिव बना के रखा था, गाजियाबाद अपनी कोठी में, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर उसको जेल चेन से बांध रखा था। वहां पर जब गए वो इतना घबराया, जब हम खुलवाने लगे कहते मारो मत मेरे को मत मारो। वो ये समझा कि विक्टिम, क्योंकि आंखें तो बंद थी उसकी, जंजीरों बंधा हुआ था। उनको क्या पता था पुलिस आ गई है, वो समझे बदमाश ही आ गए हैं। हमने तब उसको कहा कि हम पुलिस है, घबराओ मत, हम आपको छुड़वाने आए हैं। तब उसको जाके तसल्ली और तब जाके उसको खोला, तो जाके ये आदमी उसको पकड़ा, फिर दूसरे लड़के को पकड़ा जो साथ था। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस था जो कि राव साहब बहुत सारी कहानी है, मैंने पहले कह चुका हूँ, आप किताब नहीं ग्रंथ हैं। और आज की जो अजूबा एआई और सोशल मीडिया इंस्टा वाली जो जर्नलिज्म की पीढ़ी खड़ी हुई है, उसको भी समझने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, पढ़ना पड़ेगा राव साहब को। मैं जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, स्टेट में हिंदी के साथ बताना चाहूँगा, मैं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप बने हुए इस वक्त हमारे खास कार्यक्रम पॉडकास्ट यानी अनफिल्टर्ड अड्डा। और खास मेहमान है दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी स्पेशल सेल के एलन राव, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मौजूदा वकील और दिल्ली हाई कोर्ट के भी बहुत बड़े वकील। राव साहब, बहुत कहानी सुनी, एनकाउंटर दिन में करना आपकी, ये सब मदद आपकी सब साथ की गई। राव साहब, बचपन, आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर तो नहीं बन गए। आपके बारे में जो मैंने किताब पढ़ी है आपके बारे में, वो ये है कि आपका बचपन बहुत संघर्ष में था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एलन राव को दुनिया देख रही है, लेकिन एक 5 साल के, उस 6 साल के एलन राव को कोई नहीं जानता है, जिस एलन राव के लिए 2 जून की रोटी भी सुबह मिल गई तो रात भूखे सो गए और रात मिल गई तो सुबह। माँ बाप सुबह से शाम तक हाड़ तोड़ मेहनत करते थे, किसान थे, पढ़े लिखे नहीं थे, हरियाणा का बहुत छोटा सा बॉर्डर का गांव। क्या, अगर आपके बारे में गलत नहीं हो, आप बस गलत हूं, जानकारी ना हो तो आप सही कर दीजिएगा, सुधार दीजिएगा, कि 5 पैसे और 10 पैसे कमाने के लिए कि घर में 5 पैसे आ जाएं, एलन राव बचपन में अपने भाइयों के साथ ढोलक, मजीरा, हारमोनियम बजा के कथा सुनाते थे, रामायण की बातें करते थे, चौपाल चौपाल गांव जाके। फिर वो लड़का दिल्ली पुलिस का एक एसएससी का सब इंस्पेक्टर फर्स्ट बैच का बना जाके, और आज हम लोग बात कर रहे हैं उन्हीं एलन राव से। क्या सर वो संघर्ष याद आता है तो आपको? क्या उस संघर्ष ने ही कभी कुकर्म के लिए नहीं, मतलब रोका, हर बार कुकर्म की राह पे नहीं जाने दिया, फर्जी एनकाउंटर नहीं किया, क्योंकि दर्द देखा था 5 पैसे कमाने के लिए सुबह से शाम तक चौपाल चौपाल जाना? क्या वजह, वो क्या है? थोड़ा सा अगर बताएं तो आज की जो हवाई जनरेशन है मैं बता देता हूँ वो समझ पाए। देखिए, मेरा जन्म बहुत छोटे से गांव ताजपुर में हुआ था, जो महेंद्रगढ़ जिले का एक बॉर्डर एरिया है, जो कि राजस्थान से लगता हुआ है। 1954 में 3/4/1954 को बचपन में पिताजी हमारे बहुत ही सिंपल से किसान थे। बड़ी हार्ड तोड़ मेहनत करते हुए वो अपने, हमें देखा था उनको बड़ी मेहनत करते हुए, कहाँ झोपड़ी से एक मकान बनाया, फिर कैसे किया। और उसके बाद हमने भी खेतों में काम किया। मैंने जब तक मैं पढ़ा हूँ वहाँ पर ग्रेजुएशन तक, तो मैं खेतों में काम करता रहा। प्राइमरी स्कूल में किया, फिर अपने लोकल सरकारी स्कूल में पढ़े। हमको ये कोई, हम कहीं पब्लिक स्कूल में कभी भी नहीं पढ़ा हूँ, सब सरकारी एजुकेशन है। अपना प्राइमरी गांव में था, प्राइमरी स्कूल किया, फिर उससे 2 किलोमीटर दूर अटेली मंडी में हाई स्कूल किया फर्स्ट डिवीज़न से। फिर उसके बाद नारनौल गवर्नमेंट कॉलेज में बीए ऑनर्स किया। फिर उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स किया। और उसके बाद फिर हम ऐसे संघर्ष करते वक्त, ये बात सही है कि हमें पढ़ाई के दौरान अपने माँ बाप को संघर्ष करते हुए हमारे लिए पैसे जुटाए। और जो आपने जो उसकी बात कर रहे हो कि हम बचपन में भक्ति के उसमें थे, तो लोग हमको ऐसा करते थे, क्योंकि स्कूल से आने के बाद में हम अपना महाभारत, रामायण और ये सारा उपनिषद ये सब पढ़ाते, मतलब लोगों को सुनाते थे, भजन कीर्तन करते थे लोगों। फिर हमें भगत जी भी कहने लगे थे, लच्छू भगत जी, मेरा नाम बचपन में लच्छू लोग गांव में कहते थे, तो वो भगत जी के तौर पर भी जाने जाते थे हम।
जो आदमी भक्ति में रहता है, तो ये वजह रही। एक तो गरीबी देखी हमने, फिर हमने एक आध्यात्मिक तरीके से भगवान के गुणगान में लगे रहे, तो वो दिमाग में कभी आया नहीं कि हम कोई गलत काम करें। ये वाली चीज़ रही थी हमेशा। मेरे ख्याल से दर्शक बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि संजीव चौहान स्टेट पर इस वक्त बात कर रहे हैं। आज के रिटायर्ड डीसीपी एलन राव, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर, बचाव पक्ष के, और इसके अलावा उस लच्छू से बात कर रहे हैं जिसका जन्म ताजपुर गांव, अटेली मंडी, हरियाणा, राजस्थान बॉर्डर पे हुआ था। गरीबी देखी थी, गुर्बत देखी थी, पहनने को कपड़े बदन पे नहीं थे, और ये उसी लच्छू से हम बात कर रहे हैं अब बहुत लंबे अरसे बाद, कई दशक बाद। जो लच्छू बहुतों के लिए मददगार साबित हुआ, एलन राव, लक्ष्मी नारायण राव। सब लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी तोप तो हैं, लेकिन लच्छू से जब मिलेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि कोई कोई लच्छू होता है जो ताजपुर गांव से निकल के दिल्ली आता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, और सर कोई ऐसी याद जिसने आपको कंट्रोल रखा हो, बिगड़ने ना दिया हो। यादें तो बहुत हैं संजीव जी, ऐसी यादें हैं, कभी भी ये सोचा नहीं कि हम कोई गलत काम की तरफ जाएं। पुलिस में रहते हुए बड़े ऐसे केसेस हुए थे जो कि गलत काम अगर होते हुए देखा ही नहीं गया, तो हमने यहाँ तक कि अपनी पुलिस की नौकरी को दाव पे रख दिया था। हाँ, वो एक एसएचओ सरोजनी नगर होते थे, क्या किस्सा, जिनके खिलाफ आप खुद ही अदालत में पहुंच गए, में इसलिए पहुंच इस गए थे एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। नहीं, मेरा हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था मेरी जिंदगी में, और जो कि मैं आपको बताऊं बात, मुझे नौकरी से मैं सोच रहा था कि मैं नौकरी तभी छोड़ दूं। 87 की बात है, 1987 की बात। आपको डर नहीं लगा? आप थानेदार थे, सब इंस्पेक्टर थे। सब इंस्पेक्टर था मैं, और आप जाके एसएचओ के खिलाफ खड़े होकर कोर्ट में कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। मैं उसको जरा ब्रीफ में बता दूं क्या केस था। मैं मेरी जो सफलता है ना, मैं अपने सफलता को कंट्रीब्यूट करता हूं अपने माँ बाप के बाद, भगवान के बाद, अपने इन्फॉर्मर्स पर, जो मेरे मुखबिर होते हैं। पुलिस में सफलता का सबसे बड़ा वो है कुंजी है मुखबिर। मुखबिर होते हैं सोर्स, यानी कि आपको खबर ला के देते हैं। पुलिस के पास कोई वो तो है नहीं, वो जादू की डंडी तो है नहीं कि हमें अपने आप पता लगेगा। हमें अपने सोर्सेज से पता लगता है कौन क्या है, कौन अपराधी है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। 1994 की बात है, 1987 की बात है, अप्रैल महीना था। मेरा एक मुखबिर था जिसने मुझे खबर दी कि सरोजनी नगर में कोई ड्रग्स का कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो उस अपराधी को मैंने पकड़ा था। उस टाइम पे मैं स्पेशल स्टाफ में साउथ डिस्ट्रिक्ट में था, दिल्ली पुलिस का। स्पेशल स्टाफ का काम ऐसा होता है कि कहीं भी किसी थाने में जाके ऑपरेशन करेंगे तो उस अपराधी को उसी थाने के केस में दर्ज करना पड़ेगा, उसी थाने में केस दर्ज करना पड़ेगा, और उसको अपराधी को वहीं पर बंद करना होता है, क्योंकि हमारी अपनी लॉकअप नहीं होती है। तो उसको हमने पकड़ा और वहीं पे सरोजनी नगर थाने में बंद कर दिया। तो उन दिनों ये होता था कि जिस थाने से कोई अपराधी ऐसे काम में पकड़ा जाए, नारकोटिक्स का केस था, चरस अफीम बेच रहा था कोई वो, तो उसमें अगर पकड़ा तो एसएचओ साहब की खिंचाई होती है कि तुमने क्यों नहीं पकड़ा, स्पेशल स्टाफ ने जाके पकड़ा, इसका मतलब तुम्हारी मिली भगत थी, ऐसा कुछ सोचा जाता था उन दिनों। तो वो एसएचओ साहब भी जो थे, उन्होंने भी शायद ऐसा ही सोचा होगा, और उन्होंने जब रात में हमने उसको बंद कर दिया तो उसको निकाल के उससे पूछताछ की, तुम कैसे पकड़े, क्या हुआ क्या नहीं, कौन कौन जानते हैं। तो एसएचओ को भनक लग गई थी कि मेरा इन्फॉर्मर जिसने खबर दी होगी वो कौन हो सकता है। उन्होंने क्या किया, अगले ही दिन उस इन्फॉर्मर को रात में 1 बजे, आप तो एनकाउंटर की बात करते हैं, तो गलत काम करने वाले भी रात में 1 बजे उस मेरे इन्फॉर्मर को उठाया घर से, और उसके ऊपर चरस और चाकू के 2 मुकदमे बना दिए। चरस बरामद हुई है और चाकू बरामद हुआ है। ये 1984 की बात है। 1984 में नहीं, 1987 की बात है। मतलब 87 पुलिस फर्जी मुकदमों में लोगों को फंसाती है, साबित हो गया। ये साबित, मैं उस केस की बता रहा हूँ कैसे साबित हुआ है। मैं ओपनली कह रहा हूँ कि वो केस फर्जी था, क्यों था, और तभी मेरी हिम्मत हुई कि मैं जाके कोर्ट में उसके खिलाफ गया। 1985 में एक कानून बना था एनडीपीएस एक्ट का, इसमें बहुत सख्त कानून था कि उसमें जमानत नहीं होगी, कोई आदमी पकड़ा जाएगा तो वो आदमी, बेगुनाह आदमी जिसके पास से कुछ नहीं मिला, उसको एसएचओ ने महज इस बात के लिए पकड़ लिया कि वो मेरा इन्फॉर्मर था। खबर उसने मुझे क्यों दी, मेरे को क्यों नहीं दी कोई। चाकू ड्रग का 2 मुकदमे अलग अलग, मुकदमा नंबर 110 1987, मुकदमा नंबर 111 1987, दोनों मुकदमे नंबर में मुझे अच्छे याद है। वो बंद हो गया, जमानत उसकी हो नहीं सकती। अब मैं उन दिनों सरोजनी नगर रहते थे, हम सरोजनी नगर में ही मेरा घर था, सरोजनी नगर थाने में वो बंद हुआ, और उसके बाद वो रहने वाला भी सरोजनी नगर था जो मेरा मुखबिर था।
उसके घर वाले सुबह सुबह मेरे घर आ गए रोते रोते, हमारे बच्चे ने क्या ऐसा अपराध कर दिया, आपकी खबर दे दी तो उसको जेल जाना पड़ा। मैं भी हैरान कि हो क्या गया। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ। देखते देखते मैं अपने इंस्पेक्टर को कहा कि ऐसे गलत हुआ है, तो नहीं होना चाहिए था, किसी ऐसे बेगुनाह आदमी को अगर जेल में रहना पड़ा, और उसमें जमानत, मैं आपको बता दूं 10 साल तक सजा है उस केस की, और जमानत नहीं थी उसमें बिल्कुल भी NDPS एक्ट में। तो एक आदमी का कैरियर चौपट हो गया। मैंने 2-3 दिन लगाए ऐसे करते, मेरे को रात में नींद ना आए, ये क्या हो गया, मेरे हाथ से क्या हो गया, मेरी ऐसी क्या गलती थी कि मेरे इन्फॉर्मर को मेरी वजह से मैंने अपने आप फर्जी मुकदमे में SHO जेल में डाल दिया। मेरी वजह से, अगर वो मेरा इन्फॉर्मर नहीं होता तो वो जेल में नहीं जाता। तो इसका मतलब मेरे कारण काम करने वाले आदमी को अगर फर्जी केस में बंद किया गया है तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने अपना उसी दिन सोच लिया था कि मैं ये नौकरी भले ही चली जाए, मैं उस आदमी के लिए लड़ूंगा। मतलब आपने अपने मुखबिर को बचाने के लिए थानेदारी की नौकरी दांव पे लगा दी, बिल्कुल दांव पे लगाई, और ये सोच के लगाया कि मैंने थानेदारी नहीं करनी है। देखिए भगवान क्या मदद करता है। मैं उसको बोला तुम्हारा वकील कौन है, उन्होंने कहा उस टाइम पे मिस्टर कुरैशी वकील होते थे पटियाला हाउस कोर्ट में, उनका एड्रेस लिया, मैंने गया, उसके बाद मैंने कहा जी ये मेरा एफिडेविट, मैंने एफिडेविट दिया लिखित में, जबानी काम नहीं किया, लिखित में एफिडेविट दिया। कुरैशी जी को कहा कि आप ये अपनी एप्लीकेशन बनाओ और ये एफिडेविट लगाओ, और कोर्ट में बेल के लिए आप रिक्वेस्ट करो कोर्ट में। उन्होंने बेल लगा दी, बेल की एप्लीकेशन लगाई, वो एप्लीकेशन जज साहब थे, डिस्ट्रिक्ट जज, उनके यहाँ लगी। मैं भी पहुँच गया वर्दी पहन के, और उन्होंने कुरैशी उनके वकील थे, उन्होंने कहा जी ये देखो ये एफिडेविट लगा हुआ है। पुलिस वालों ने कहा कि ये झूठा केस है, पुलिस कह रही है झूठा केस है, आप खुद कह रहे हैरान हो गए। और मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, एक तरफ तो एक बार तो नाराज हुए मेरे पे, तुम पुलिस में रहते हो, पुलिस के खिलाफ बयान देने आए हो। मैं कहाँ आया हूँ, यही मैंने कहा, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी वजह से कोई आदमी जेल में रहे मैं नहीं मान सकता। तो वो अपने दिल्ली पुलिस को तो काट मार गया होगा। वो देखिए ना क्या हुआ, थे उन्होंने कहा कि जब ये कह रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते। आप कन्विंस हो गए कि ये मामला गड़बड़ है कुछ, उन्होंने उसी वक्त जमानत के ऑर्डर कर दिए, और साथ में ये इंक्वायरी करवा दी, कमिश्नर पुलिस को ऑर्डर कर दिया कि इसकी इंक्वायरी 1 महीने के अंदर पूरी करो। ये सब इंस्पेक्टर सच्चा है या SHO सच्चा है, दोनों में बताओ। आप सच्चे साबित हुए। मैं भगवान ने साथ दिया, क्योंकि हम सच्चाई के साथ थे। मैं सच्चा साबित हुआ, मेरे खिलाफ कुछ नहीं हुआ। मैं तो ये सोच के किया था मैं नौकरी से डिसमिस कर दिया जाऊंगा इस काम के लिए, तो वास्तव में ही काम ही ऐसा है। दिल्ली पुलिस से मैं डिसमिस कर दिया, ये सोच के मैंने एफिडेविट दिया था। राव साहब, ऊपर नीचे चलता रहता है, पुलिस, वकील, पत्रकार, इनमें एक मतलब एक सफलता के साथ 4 असफलताएं चलती हैं और 10 जोखिम चलते हैं। जोखिम है पुलिस में, नो डाउट इसमें, और ये ऐसे जोखिम कई बार झेले हमने। वो किस्सा जिसमें आपने अफगानी ड्रग वाला पकड़ लिया और आप छोड़ने ही जा रहे थे, तब तक एक जज साहब मिले और आपकी वो बाजी पलट गई। आप मतलब किसी इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के रैकेटियर को, ठीक है, ड्रग बेचने वाले को, अफगानी, वो भी विदेशी, उसको बिल्कुल छोड़ने पे थे। बिल्कुल। तो कैसे बचा पाए, कैसे बचे वो जज साहब, कैसे, मैं बता, क्या किस्सा था? बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ब्रीफ में, बड़ा इंटरेस्टिंग खबर मिली थी। साहब इंस्पेक्टर साहब थे हमारे, मैं वही स्पेशल स्टाफ में ही था जब यहाँ पर सारा हुआ था, ये वाला जो कांड था। खबर मिली एक आदमी अफगानी है जो कि इंटरनेशनल लेवल का ड्रग स्मगलर है, बहुत बड़ा, ये खबर थी। हमने उसको पकड़ा, पूछताछ किया, उससे कुछ मिला नहीं। तो अब मैं उस कैटेगरी में तो हूँ नहीं कि है इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर, उसको पकड़ के बंद कर दो किसी केस में, मैं गलत काम नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा जी मैं तो बंद नहीं करूँगा इसको, ऐसे कुछ मिला ही नहीं, मैं कैसे पकड़ लूँ उसको, मैं कैसे इसको अरेस्ट कर लूँ किसी केस में? क्या मैं प्लांटिंग नहीं, प्लांटिंग जो जनरली पुलिस के खिलाफ एलिगेशन लगते हैं मैं नहीं करता। एलिगेशन नहीं लगते हैं, पुलिस फर्जी मामलों बंद करती है। मैं तो एलिगेशन ही कहूँगा। आप एलिगेशन कहते रहिए, लेकिन आप तो खुद ही पीड़ित हैं। आपके मुखबिर को उठा के, मैं बता रहा हूँ उस केस में तो है ही है, फर्जी है, तो इसका मतलब पुलिस फर्जी केस लगाती है। यस, बनाती है। अब आगे बढ़िए। उसको छोड़ने जा रहा था मैं, तो बाद में मेरे दिमाग में ये आया कि ये आदमी किराए पे रह रहा है यहाँ पे, तो किसी ने तो किराए पे इसको मकान दिलाया होगा, उससे एक बार बात कर ली जाए। तो मैंने पूछा उससे कि तेरे को कहाँ किसने मकान दिलाया? किसी ने बोला जी वो हमारे काबुल के ही हैं, रिटायर्ड जज साहब हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ रेफ्यूजी बनकर यहाँ आए हुए हैं, वो रहते हैं, उन्होंने दिलाया था। उसको ये नहीं पता कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ।
गुड फेथ में उसने बता दिया। आप उन जज साहब के यहाँ पहुंच गए? मैं पहुंच गया उसको लेकर, और वो गाड़ी बाहर, मैं जज साहब के यहाँ बातचीत की, पहली मुलाकात हुई उन जज साहब से, बड़ी तरीब से तहजीब से बात की मैंने, और वो मेरी बात से बड़ा खुश हुए कि कोई पुलिस अफसर मुतमईन ने, हो गए। मुतमईन हो गए कि पुलिस अफसर ने मेरे साथ बहुत अच्छे तमीज से बात की है। बात की, वहाँ काबा वाबा उन्होंने बनाया पी के, मैं कहा ठीक है, तुमने मकान दिलाया होगा, तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था वैसे। तो बाद में उनको पता नहीं, मैं जब चलने लगा उन्होंने वापस बुलाया मुझे, जज साहब ने, अफगानी काबुल वाले जज अफगानी साहब। काबुल जज साहब ने मुझे वापस बुलाया, काबुली ने, और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है इसका एक और भी मकान है? मैंने कहा नहीं। कहता ये मकान है, चुपके से, मेरा तो कहीं जिक्र करना मत, ये मकान है, आप जाके चेक कर लो, और ये आपकी खबर बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। उसको भी मालूम था कहीं गड़बड़ करता है। मैंने वहां से लेकर सीधा उस मकान पर नहीं गया। देखिए यहाँ पर मुखबिर को बचाने की एक कला है कि आप अगर जज मैं साहब को सीधा सेव करना था। था, मैं उसको लेकर सीधा उस मकान पे नहीं गया, मैं उसको वापस ले आया अपने ऑफिस, और 1-2 घंटे बाद फिर मैं कहा चलो अब तेरे को छोड़ने चलते हैं। तब मैंने कहा कि यार तेरे बारे में तो कुछ और पता लगा है कि तेरे कोई और भी मकान है। कहता नहीं, मेरा तो कोई मकान नहीं है। तो हम सीधे वहाँ गए उस मकान पे लेके, मकान मालकिन थी कोई लेडी, उसको हमने बुलाया, भैया आपका किराएदार है? कहते हाँ है। बस वहीं मज़ा आ गया, ये झूठ बोल रहा है और वो कह रही है। मैंने कहा कौन सा है? तो कहते जी पीछे के एक किचन और 2 रूम इसको दे रखे किराए में, ये रहता है? कहता नहीं। तो फिर? कहते कुछ सामान रखा हुआ इसने। हमने जाके खोला तो वहाँ जखीरा मिला ड्रग्स का, 96 केजी ऑफ हेरोइन, 96 किलो हेरोइन जिसे कहते हैं। उस टाइम पे, आज की डेट में अगर कहें तो 96 अरब की है वो, उस टाइम पे करोड़ की थी, 96 करोड़। और 186 किलो चरस वहां से मिली, जिस आदमी को छोड़ने जा रहे थे। देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ, भगवान और माता पिता के बाद जो कोई अगर मेरा इस पुलिस में सक्सेस कराने वाला है तो वो मुखबिर है। और मैं उस जज साहब को सलाम करता हूँ जज साहब ने फिर ये इतनी बड़ी खबर दी, और वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रहा। आज की डेट में रिकॉर्ड है वो, आज की डेट में। जिस इंटरनेशनल ड्रग डीलर को एलन राव साहब अनजाने में छोड़ने जा रहे थे, उसके बारे में खबर, वही काबुल के जज साहब से थोड़ी सी मुखबिरी हुई, बस, और वो फिर करोड़ों का उससे ड्रग्स बरामद हुआ उसी आदमी से। यहीं पर मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ पुलिस के ऑफिसर्स के लिए भी, किसी से भी बात करो पोलाइट तरीके से बात करो। अजी छोड़िए ये सब कहने की बात है। मैं पुलिस वाला और शरीफ अफसर से बात कर ले, सड़क पे देखिए, अगर आपके कागज चेक करने हैं ट्रैफिक पुलिस को, तो फटाक से चाबी निकालता गुंडे की तरह, जैसे उसको किडनैप करना। मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं भी बदतमीजी से बात करता तो वो मुखबिर मेरे को खबर नहीं देता। ये राव साहब व्यक्तिगत रूप से अपनी जिंदगी में उतारे हुए हैं। यस। लेकिन आप इस एग्जाम्पल को मानेंगे कि आपकी ही ट्रैफिक पुलिस का सिपाही सड़क पे खड़े होकर हवलदार, वो सीधे चाबी खींचता है गाड़ी की। ये है, तो ये बदमाशी है, पुलिसिंग नहीं है, ये बदमाशी है। और उसके बाद आप कहते हैं कि हमें कम्युनिटी जो है, समाज जो है वो मदद करे पुलिस की। यही एक कमियां हैं जो पुलिस की, जो कि अपने आप में पुलिस की नजरों में अच्छा नहीं बन सके। इसीलिए कुछ पुलिस वालों के कुकर्मों के चलते पूरी खाकी वर्दी बदनाम है, पूरी खाकी बदनाम। और जब एक पुलिस वाला निकलता है, भले ही उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और राव साहब, लेकिन उसको कहा जाता मामा जा रहा है, ठुल्ला वसूली करके आ रहा होगा, या किसी से वसूलने जा रहा है। पुलिस की यही छवि है, इसमें कोई शक नहीं। अरबों के पूरी कोशिश करते हैं इस छवि को सुधारा जाए, लेकिन नहीं हो पा रही। नहीं तो साहब ये क्यों नहीं हो पा रहा है? उसकी बजाय नीचे से पुलिस खराब नहीं है, पुलिस ऊपर से खराब है। ऊपर वाले जनाबकार कुर्रा हंटर हो, तो नीचे वाले सिपाही की इतनी औकात नहीं है जो 100 रुपए के लिए वो बदतमीजी करे खड़ा होके। खैर राव साहब, पुलिस में माल बहुत मिलता है, मुलजिम भी छोड़ दिए जाते हैं, पूरे माल पी जाते हैं लोग। अभी दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर नारकोटिक्स का पकड़ा गया है, 100 करोड़ की मालदार बताया जा रहा है। कई आईपीएस में, आईपीएस का हालांकि कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है ना, कि तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊं। जब कोई आईपीएस फंसता है तो आईपीएस सब बचाते हैं, पूरे देश के आईएएस भी बचाते हैं। अब वो इंस्पेक्टर साहब तो पकड़ गए नारकोटिक्स वाले, ठीक है, सीबीआई अपना लेके घूमेगी कुछ दिन। अब देश में क्या होता है, करप्शन। अगर आप एक नंबर की कमाई कहीं लगाना चाहो तो इनकम टैक्स वाला आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे सारे। लेकिन अब वो 100 करोड़ का अगर इंस्पेक्टर निकला है, तो डीसीपी, एसीपी, एडिशनल डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी, जो उसके सब पूरा कॉकस होगा, एक पूरा गैंग सरकारी, वो साहब कितना कमाया होगा। लेकिन एक मजे की बात है, भारत में सुविधा है कि पैसा लेते पकड़े जाओ, पैसा देके छूट जाओ, शोर मचेगा, मीडिया भी खामोश हो जाएगा, ये इंस्पेक्टर का शायद कुछ नहीं बिगड़ेगा।
क्योंकि सीबीआई में तो जो पकड़ा है जिसने सीबीआई ने, उसमें भी आईपीएस हैं। ये मैं सच वो बता रहा हूँ जो लोग बताते नहीं हैं। हारमोनियम बहुत बजाते हैं, काम कम करते हैं लोग। आपकी ज़िंदगी कभी ऐसा कोई मौका आया कि किसी ने कहा हो साहब ये रिकवरी है, ये सारा माल रख लो और हमें छोड़ दो, सोना चांदी कुछ भी ऐसा एपिसोड जीवन में 36 साल की पुलिस नौकरी में कभी आया या नहीं आया? आया, क्या था? बिल्कुल आया। फटाफट बता दो सर, टाइम मैं होता जा रहा वसंत विहार थाने में मैं पोस्टिंग थी मेरी, है। और वसंत विहार की पोस्टिंग मेरी पहली थाना था वो। और अच्छा, जब मेरी पोस्टिंग हुई थी लोग कहते थे ये तो डिस्ट्रिक्ट लाइन से भी खराब थाना है, ये लोगों का कमेंट्स था। किस सन की बात रही होगी? 1981 की बात है। अच्छा। तो उसी में रहते रहते मैं 4 साल रहा हुँ, और मुझे वहाँ से बहुत कुछ सफलता मिली। ठीक है। सफलता क्यों मिली? वही मेरा एक ही मंत्र था, मुखबिर बनाओ और उनसे खबर लो। हुँ, तो ऐसे ही 1982 में मुखबिर बनाते-बनाते हुँ, एक लिफाफे का मामला था, वो मामला छोटा है उससे। मतलब पुलिस जैसे उनसे गेस्ट हाउस वालों से हर महीने वो लेती थी, वो क्या मैं साफ बोलो क्या लेती थी? लिफाफा? मैं जब गया वसूली? हफ्ता वसूली? सर बोलो, आप तो खुल के किताब में लिखे बैठे मैं हो। बता रहा हूँ, ये जब मैं वहाँ डिवीज़न ऑफिसर लगा तो वहाँ 5 गेस्ट हाउस थे। हुँ, तो मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने सबने 1 महीना खत्म होते ही एक-एक लिफाफा मुझे पेश करने की कोशिश की। मैंने कहा ये क्या है? हुँ, बोला जी इसमें कुछ नहीं है, छोटा-सा अमाउंट है, वो हम हर हर डिवीज़न ऑफिसर को देते हैं। हुँ, ये आपके लिए भी है। मैंने कहा मैं तो उन आदमियों में नहीं हूँ, मैं तो नहीं लूँगा। हुँ, वो मैंने किसी से भी लेने से मना कर दिया। वो घबरा गए बेचारे कि पता नहीं ये पुलिस अफ़सर कैसा है, कहीं तंग ना करे हमें। हुँ, तो बट अ, मैंने मैंने कोई तंग करने की नीयत से नहीं मना किया उसको। हुँ। मैंने पैसा लिया ही नहीं, तो मैंने कहा ये मैं लेता नहीं कभी भी। बट वहाँ से मैंने एक चीज़ निकालने की कोशिश की कि कि वहाँ लिफाफा दिया क्यों जा रहा था आपको? दिया क्यों जा रहा था? इसलिए कि वहाँ अच्छा, पर आपने गेस्ट आपने क्यूरियोसिटी नहीं हुई? नए-नए नहीं, थानेदार मैं बने थे पूछा था कि यही है कि कि इसलिए है दे क्या, माल इसलिए कितना था? ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा मैं तो खोल के भी नहीं देखा उन्होंने, जो भी कहता जी वरना लिफाफे पे तो जान कुछ देते सिपाही हवलदार थनों का था। अमानत है, 100 कुछ करोड़ का 100 करोड़ी इंस्पेक्टर पकड़ा हुआ है अभी सीबीआई ने, उस टाइम दिल्ली पे पुलिस का। कुछ हज़ार होंगे उस टाइम पे, ज़्यादा कुछ नहीं है, 500 हज़ार कुछ ही होगा, मैं नहीं देखा नहीं, अरे मुझे राव साहब, तो मैं क्या मतलब ही नहीं कैसी जो पुलिसिंग करी आपने फिर? कुछ भी था उस टाइम पे 81 में 1500 की भी वैल्यू होती थी। अच्छा, हाँ, आज की रेट में नहीं है। चलो आपने नहीं एनीवे लिया। मैंने लिया नहीं, बट वहाँ से मैंने एक उनसे पूछा क्यों ऐसा करते? कहता नहीं ये पुलिस वाले हमें तंग ना करें, गेस्ट को बार-बार पूछे ना कौन आया, क्यों आया, कैसे आया, तुम क्या करते हो? वो कमरे खुलवा-खुलवा के दे, इस बात के लिए देते और कोई वहाँ कोई गलत काम शायद ही नहीं होता। लेकिन मेरे को यहाँ भनक लगी कि यहाँ पर स्मगलिंग का बड़ा मामला है, गोल्ड स्मगलिंग खास तौर से। ये पुलिस का माथा था, दिमाग यस, जो ठनका, ठन का। तीसरी आँख खुली तीसरी आपकी। आँख खुली कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है। वसंत विहार इस काम के लिए बदनाम है कि यहाँ पर स्मगलिंग बहुत होती है। यूँ ही कि थानेदार को लिफाफे नहीं परखाया ऐसे करता नहीं है। परखाए जाते। तो हमने फिर उन्हीं गेस्ट हाउसेस वालों को यूज़ करना शुरू किया। वहाँ पे कौन खबर दे सकते हैं हमें? वहाँ के खास तौर से मैनेजर हैं, जो स्टूवर्ड्स हैं, जो कमरे में सर्विस करते हैं, वो खबर देते हैं। सबको मैंने दोस्त बना लिया अपना। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे-ऐसे करो। मैंने कहा अगर वो 5 गेस्ट हाउस में 20 आदमी भी होंगे 4-4 मिला के, तो 20 आदमी को दोस्ती में कोई एक आदमी ने भी मेरा काम कर दिया तो मेरा काम हो गया और वो हुआ। एक मैनेजर साहब से अच्छी दोस्ती होगी, उन्होंने अपने आप ही बताया। मैंने मैंने उनको क्या कहा दोस्ती के दौरान, मैं कहा यार कोई यहाँ एक्टिविटीज़ आपको लगे ना गड़बड़ है, तो ज़रा बता देना, बस ऐसे ही है। हम बाकी हम देख लेंगे क्या है, कोई गड़बड़ किसी को हो तो देख लें। तो उसके दिमाग में आया, तो ये एक आदमी उसके यहाँ आता था, हर महीने में 2 बार। आया, रुका, सुबह टैक्सी मंगाई और थोड़ी देर के लिए गया और वापस आ गया और उसके बाद वो दूसरे दिन चला गया। बस ये काम था उसने, उसकी एक्टिविटीज़ वो देख रहा था, वो पर्टिकुलर आदमी उसी गेस्ट हाउस में ठहरता और ये सारा काम करके उसको लगा कि ये रात में आया, सुबह 5 बजे टैक्सी बुलाता है और 6-7 बजे वापस आकर फिर दूसरे दिन चला जाता है। कुछ ना कुछ तो है, सुबह कोई दफ्तर में तो है नहीं, 5-7 बजे दफ्तर में जाता नहीं। तो उसने सोचा कि उसने ये बात हमें बता दी। हमने और थोड़ा आगे उसमें क्यूरियोसिटी से देखा कि 5 से 7 के बीच में ही क्यों जाता है? 5 से 7 के बीच में पुलिस की प्रेज़ेंस नहीं होती है। दिल्ली में दिल्ली सड़कों में पे। कहीं भी नहीं, अभी भी नहीं होती है, तब भी नहीं होती थी। पुलिस की पिकेट होती है तो रात को 12 से 4, 12 से साढ़े 5 आप जो बहुत से पॉडकास्ट स्टेटमेंट पे सुन रहे होंगे मेरी आपकी बातचीत, अपराधी टाइप के लोग, वो तो सतर्क हो जाएँगे, सुबह मौका सही है दिल्ली माल पार वह करने है, का। सच्चाई तो है ही, सबको उनको अपराधियों को मेरे से पहले मालूम लेकिन है ये दिल्ली बात। पुलिस नहीं सतर्क होगी कि इस टाइम में कुछ पुलिस करें, लगा दें। कुछ करें, ठीक है, शायद। सॉरी। उसके बाद कुछ एक घटनाओं के बाद उन्होंने वहाँ पेट्रोलिंग तो लगाई, लेकिन ज़्यादातर पुलिस प्रेज़ेंस नहीं होती, ट्रैफ़िक तो बिल्कुल नहीं होती वहाँ पे। तो वो आया तो हमने उसको ये कहा कि जब भी अगली बार आए, तो सिर्फ़ हमें बता देना आया है और सुबह जब टैक्सी मंगाए ना, आजकल तो ओला, उबर है, वो अपने अंदर से कर उस लेते हैं, ज़माने लेकिन में उस कुछ नहीं टाइम पे था। तो टैक्सी मंगानी पड़ती थी, टैक्सी स्टैंड से आती थी, काली-पीली टैक्सी होती थी। तो मंगाए तो हमें बता देना, हम थाना नज़दीक ही है, पहले हमको बताना फिर टैक्सी मंगाना। तो उन दिनों में कोई मोबाइल-वोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन थे, हम रात में
रुके रहते ज़्यादातर। तो इस दिन आया तो उस दिन हम फिर रात में ही रखे रहे, एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही हमने स्टैंड बाई रखे कि आएगा खबर सुबह। सुबह आई खबर, वही बात, वही रूटीन। करीब 5:30 बजे उनका फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे वो टैक्सी मंगाई, आ जाओ। तो हम अपने स्कूटर लेके एक इधर गेस्ट हाउस की दोनों रोड में, पता नहीं ना कहाँ जाएगी टैक्सी, हमें क्या मालूम कहाँ जाएगी। एक इधर लगे, एक इधर, एक ही रोड पे थे और दोनों तरफ चले गए। तो जो ही वो आया, उसने टैक्सी आई और दूर से हम देख रहे थे, वो ड्राइववे था उसमें, तो उसमें कुछ बैग रख के और वो टैक्सी निकल के चल पड़ी तो हम भी पीछे-पीछे। हमने वहाँ पे नहीं पकड़ा। अब यहाँ पर भी देखने वाली बात है कि वहाँ अगर हम पकड़ते तो हमारा इन्फॉर्मर एक्सपोज होने के चांस थे कि खबर दी, कहीं से अंदर से खबर दी। गेस्ट हाउस वाले ने किसी हाँ, ने। हाँ। तो हमें हमेशा ये कोशिश की मैंने कि मुखबिर को बचा के रखना है। अपनी कोई भी एक्टिविटीज़, हमारा केस फेल हो जाए कोई बात नहीं, मुखबिर एक्सपोज नहीं होना चाहिए। दूसरे बीच में हाथ डालते एंड ऑफ चेन नहीं मिल पाती। एंड ऑफ चेन नहीं मिलता। दूसरी ये थे, मैं पकड़ ले तो पता नहीं कौन आदमी कहाँ लेके जाएगा, आगे वाले साफ हो जाते। आगे साफ हो जाते। हमने सोचा कि ये कहीं भी जाएगा वहीं जाके रुकेंगे हम। वो थोड़ी दूर जाके वहाँ पे राव तुलाराम मार्ग पे टी पॉइंट है, जो आजकल तो पुल बना हुआ, वहाँ पे राव ट्रेवल्स का एक ऑफिस है, उसके बाहर में टी पॉइंट पे जाके गाड़ी रुक गई। हम भी पीछे रुके, देखते हैं क्या करता है। ये तो पता ही हमारी नज़रों के सामने जाएगा कहाँ। थोड़ी देर में एक गाड़ी आई उधर से, मोतीबाग चौक की तरफ से गाड़ी आई, गाड़ी में एक्सचेंज हुए, ये बैग उसने दिए, उसने एक बैग उनको दे दिया। उसी वक्त हमने चारों जाके वहाँ पे पकड़ लिया। मैं कहा अब इससे ज़्यादा क्या होगा, 2 आदमी मिल गए, कुछ ना कुछ तो है, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ। कुछ ना कुछ तो है, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आंखें खुल गई भाई साहब। 40 किलो सोना दिया उसने और उसके बाद उस टाइम के अमाउंट के हिसाब से कैश उसके पास। अब दोनों ने हाथ जोड़ लिए, भाई हमको छोड़ दो और ये सोना भी ले जाओ, कैश भी ले जाओ। 40 किलो सोना भी ले लो और कैश कितना कैश था? होगा उस टाइम पे कुछ लाख थे। इतना छोड़ते कैसे लगा? बड़ा कर का नहीं आपको? क्योंकि आज के अब वो 100 करोड़ी जो दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर पकड़ा वो नारकोटिक्स वाला, और हम 4 आदमी, कोई बड़ी मुश्किल काम भी नहीं था। बांट लेते आराम से, क्या दिक्कत थी? अरे राव साहब 40 किलो सोना था, कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। हाँ, बड़े कारोबारी बन जाते, कई लाख रुपए थे, आप बहुत बड़े ज्वेलर बन जाते। नहीं, हम क्या सोचते थे कि पकड़े जाए, अगर ऐसा हम कर लेते और कल को ये एक्सपोज हो जाते हम बाई चांस, जैसे आजकल पकड़े जा रहे हैं कि जैसे दिल्ली पुलिस का 100 करोड़ी पकड़ा हुआ है, तो वो पैसा भी जाता, सोना भी जाता, हमारी नौकरी भी जाती। ये वाला रिस्क तो था ना, ऐसा करते तो। लेकिन हमारी नीयत कभी भी ऐसी रही नहीं। साहब, हिंदुस्तान की हुकूमत, दिल्ली पुलिस ने उस 40 किलो सोना जब्ती के, अब बिके नहीं बिके, अपने पास नहीं रखा, तो क्या दिया आपको? कुछ मिला? बिल्कुल मिला, इनाम मिला ना उसमें। इन्फॉर्मर को उसका 20% इन्फॉर्मर को मिला, जिस आदमी ने खबर दी चुपके से। इसका कभी आज तक नहीं किसी को पता चला किसको गया। और 20% हम चारों को मिला। साथ में वो अलग बात है कि एसएचओ साहब ने भी अपनी उसमें ऐड कर दिया कि मैं भी, मेरी सुपरविजन में सारा हुआ है तो मेरे को भी दिया जाए। तो हमें कोई बात नहीं, एसएचओ साहब तो आजकल फिर तो बहती गंगा में हाथ मार लिया। तो हम 5 आदमियों को अच्छा खासा इनाम, लाखों रुपए इनाम मिला था। तो उस टाइम वित्त मंत्री फाइनेंस कौन हुआ कर, किसके तरफ से दिया गया था? उस टाइम पे वित्त मंत्री शायद कुछ और थे, बट वो नारकोटिक्स का जो इनाम मिला था वो मनमोहन सिंह साहब होते थे वित्त मंत्री। अच्छा, उनके उस टाइम वो नारकोटिक्स के इनाम की तो बात आप उस जमाने में, मतलब वित्त मंत्री मनमोहन वो सिंह, 93 की बात है, जब वो नारकोटिक्स की इनाम मिला था तो मैक्सिमम। आपके तो बड़े बड़े लिंक्स बन गए थे पॉलिटिक्स में काम करने के चलते दिल्ली पुलिस में। तो आपने सोचा नहीं, आप भी जैसे आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर रखते हैं जुगाड़ करके, तो आपने नहीं सोचा कुछ बढ़िया से पीएमओ फीएमओ में कहीं पोस्टिंग मिल जाए, मौज ले लो? नहीं, ऐसा कभी। या विदेश मंत्रालय में कहीं चले जाते पुलिस वाले? नहीं, विदेश मंत्रालय में तो पुलिस वाले ऐसे नहीं जाते। नहीं, दूतावासों में जाते हैं उस टाइम पे आईपीएस, हाँ जाते हैं, लेकिन हमें कोई बहुत ज्यादा इतना शौक नहीं था। और दूसरा, पॉलिटिक्स से तो मैं बहुत दूर हूँ, पॉलिटिक्स में जाने का। वो क्या किस्सा था जब आप जो हैं होटल में बैठे हुए थे और मर्डर हो गया था? हाँ, और वो आप ही को लपेट दिया डीसीपी ने कि तुम्हारे रहते तो होटल में बैठे हो मर्डर हो गया, वो गले में फांस बन गया था। एक तो अच्छा काम था वो, अच्छा काम, मैं इसलिए कहता हूँ। डीसीपी ने तो उल्टा लिया था। डीसीपी ने उल्टा, अपनी अपनी समझ है, वो आईपीएस कमाकल थे डीसीपी। मैं तो थानेदार कमाकल ही कहूँगा। थानेदार ज्यादा जरूरी नहीं है कि आईपीएस हो गया तो उसको अकल ज्यादा हो गई है। वो मैं आज भी कहूँगा वो कमाकल था। क्यों? उसकी वजह बताता हूँ। मैं एक ऑफिशियल काम के लिए वहाँ पर, एक होटल था, उस होटल के 5 स्टार होटल था, वसंत कॉन्टिनेंटल नाम था उसका, सिद्धार्थ कॉन्टिनेंटल उस टाइम पे। सिद्धार्थ कॉन्टिनेंटल होटल था, वसंत लोक के अंदर बना था, नया होटल बना था।
मैं वहाँ का डिवीजन ऑफिसर था। वहाँ पे कोई चोरी हो गई थी, उस चोरी के चक्कर में मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास बैठा था। इतने में उसी के पास थोड़ी देर बैठा था तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास फ़ोन आया कि 8वीं मंजिल पे गोली चल गई। वो गड़बड़ा गए। तो उन्होंने कहा पुलिस को क्या बताओ, पुलिस तो यहीं पे है। तो मैं उनके साथ गया, देखा वहाँ पे 8वीं मंजिल पे 802 नंबर कमरे के कॉरिडोर में एक खोल पड़ा हुआ है गोली का, और एक वो पड़ा हुआ है जो रिवॉल्वर का घूमने वाला है ना, चक्री वो पड़ी है जिसमें कारतूस फंसे जाते हैं। कारतूस जाते, वो 2 चीज़ पड़ी देखी, और दरवाज़ा वहाँ से बंद। हमने दरवाज़ा नॉक किया, खुलवाया, उनको बताया कि पुलिस है, खोलो नहीं तो तोड़ देंगे दरवाज़ा। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देख के हैरान हो गए, एक आदमी की लाश पड़ी हुई वहाँ पर, तौलिया लगा हुआ, चाकू मार के उसको चाकू से गोद दिया था। चाकू से गोद दिया था। 2 लड़के वहाँ पर। तो वहाँ खोखा भी पड़ा हुआ था, खोखा तो हाँ, कारतूस का गोली भी चली थी। गोली भी चली थी, और गोली नहीं चली, सॉरी, गोली नहीं चली थी। गोली नहीं चली इसलिए चाकू इस्तेमाल हुआ। गोली इसलिए नहीं चली, और आवाज़ गोली की क्यों आई, क्यों खबर आई कि गोली चली है, गोली नजर आई, वहाँ पर गोली पड़ी हुई नजर आई, और दरवाज़ा जोर से बंद हुआ धड़ाम से, तो गोली जैसी आवाज़ आई, तो स्टाफ ने समझा गोली चल गई, लेकिन गोली नहीं चली थी। वो रिवॉल्वर जो था ना, वो पिस्टल, वो रिवॉल्वर था, वो देसी था, वो चलाते वक्त चला नहीं, और वो उसकी डिबरी निकल गई और गोली भी निकल के गिर गई। तो वो नहीं चला, तो अपना हथियार साथ लेके आए थे, चाकू नहीं, वो रिवॉल्वर नहीं चाहिए, चाकू से मारेंगे। कौन था मरने वाला? वो कोई बिजनेसमैन था, बॉम्बे से आया था बिजनेस के लिए, वो आया था, और उसको मारने वाले 2 लड़के थे। वो होटल में, एक तो लड़का काम वहीं करता था और दूसरा किसी सरताज होटल में काम करता था, ग्रीन पार्क। मर्डर के मौके पे, मर्डर होते ही थानेदार खड़ा हुआ है वहाँ, एलन राव, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की। डीसीपी क्यों बिदक गया? डीसीपी, मैं तो ये कहूँगा कि इन्फीरियर टी कॉम्प्लेक्स का शिकार था, इन्फीरियोरिटी, इसलिए कि वो हमेशा नेगेटिव सोचेगा। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का आदमी नेगेटिव सोचेगा कि एलन राव 5 स्टार होटल में क्यों था, नंबर 1 क्यों था। वो मैंने, उसने मेरे को फिर नोटिस दिया, मुझे जवाब दो कि आप 5 स्टार होटल में क्या कर रहे थे, आप रिवॉल्वर लेके क्यों नहीं गए। ये 2 क्वेरी करके मेरे को नोटिस दे दिया, शोकाज नोटिस पर सेंसियो, जो पहली दफ़ा ज़िंदगी में मिला था मुझे। तो मैंने उसका अच्छे खासे शब्दों में जवाब दिया था, और उसके बाद उसको फाइल करना पड़ा उनको। सोचा ये था उन्होंने कि मैं समझा कि मैं 5 स्टार होटल में अय्याशी करने गया था, और वो 5 स्टार होटल वालों के साथ या खाना खाने गया था, ये करने गया था, वो ये सोच के, जो घटिया प्रकृति आदमी वो यही सोचते हैं। राव साहब, फर्जी उसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए था कि अगर ये मैं नहीं होता वहां पे और वो भाग जाते वहां पे, तो ये केस वर्कआउट नहीं होता। एलन राव साहब, क्या पुलिस फर्जी एनकाउंटर करती है? मैंने तो कभी किया नहीं, सुना जरूर है। मैंने पूछा ही नहीं, आपने किया? सुना है, पढ़ा भी है कि फर्जी एनकाउंटर, कई केसेस में फर्जी एनकाउंटर में साबित हुए हैं फर्जी एनकाउंटर है। पुलिस वाले ये फर्जी एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों का अंत कैसा होता है? बुरा अंत होता है। जो फर्जी करता है, देखिए, भले ही यहाँ पर किसी को उसको सजा मिले ना मिले, मैं ये मानता हूँ कि गलत काम करने वाला, चाहे फर्जी एनकाउंटर हो, चाहे वो रिश्वत लेने वाला हो, चाहे वो कोई अपने काम में बेईमानी करने वाला हो, उसको कहीं न कभी ऊपर वाला जरूर सजा देता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। राव साहब, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए आपसे, और पूछना भी चाहिए, पुलिस करप्ट है? आपका सवाल बहुत ही गंभीर सवाल है। ये सवाल पब्लिक को भी आप पूछेंगे तो भी हाँ मिलेगी, और मेरे से पूछेंगे तो भी। मैं आज पब्लिक का आदमी हूँ, मैं भी यही कहूँगा है, लेकिन सभी नहीं है करप्ट। जो नहीं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल, नगर निगम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो उनकी कोई पूछ नहीं है। कोई बात नहीं, वो अपनी अपनी आत्मा है, कोई करप्शन करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन सभी को कहेंगे पुलिस करप्ट है, वो मैं नहीं मानूंगा। सारी पुलिस करप्ट नहीं है, कुछ है करप्ट है। राव साहब, पुलिस की नौकरी में, थाने चौकी में, थानों में क्या सोना लटक रहा है, चांदी की सिल्लियां लटक रही हैं? वहां की पोस्टिंग के लिए सिपाही से लेके इंस्पेक्टर तक दौड़ भाग में लगा रहता है पुलिस हेडक्वार्टर, कि बस एक जनाब थाने में दे दो। थाने में क्या है साहब, ये सुनारे की दुकान है? थाने में बहुत कुछ है। अगर वो सही ढंग से काम करें वहाँ पर, तो मेरी जो अपनी समझ है, थाने में काम करने वाला आदमी, पुलिस ऑफिसर आदमी इतनी दुआएं कमा सकता है, क्योंकि थाने में कोई भी आदमी एग्रीव्ड पर्सन आता है,
दुखी आदमी आता है, उन दुखी आदमी को कानून के दायरे में रहते हुए अगर कानूनी मदद से कर दी जाए, सुनो आगे बताऊंगा, आप जो सोच रहे हो वो भी बताऊंगा, मेरे पास सब जवाब है, तो वो एक बहुत बड़ा एक आशीर्वाद और दुआएं लेने का काम है, इसलिए लोग थाने में जाते हैं। मेरे जैसे आदमी की सोच ये है। दूसरे जो लोग पैसे कमाने के लिए जाते हैं, वो पैसे वहाँ बहुत हैं, पैसे की कोई कमी नहीं वहाँ पर। थाने में हफ्ता वसूली, महीना वसूली, वो एक्सटोर्शन कराना, वो क्या मंथली कराना, क्राइम कराना, जुएबाजी कराना, ड्रग्स बिकवाना या उससे पैसे लेना, या दूसरा आजकल जो सोफिस्टिकेटेड काम आ रहा है जो बहुत पैसे वाला है, वो बिल्डिंग जहाँ बन रही है वहाँ खड़े हो जाना, लेंटर के टाइम फिक्स है कि इतने लेंटर का इतना पैसा, ये दूसरा लेंटर लेगा इतने लाख लेंगे, इतना लगेगा तो इतना लाख लेंगे। की बात कर रहे हैं? हर जगह की बात कर रहा हूँ, जिस थानों में कंस्ट्रक्शन होती है वहां की बात कर रहा हूँ। लीगल कंस्ट्रक्शन होती है, आप बिल्डर से जाके पूछ लीजिए, जो लीगली कंस्ट्रक्शन उनमें इस तरीके की हराम की कमाई थानों की, इनकी क्या औलादें, नस्लें नहीं खराब फलती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आदमी ऐसी हराम की कमाई कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, उनकी औलादों को भी असर पड़ता है उसका कमाई का। मैं आपके स्टेट मिरर के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, ओपनली कह रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो आदमी ऐसा करते हैं फले फूले कभी नहीं, चाहे वो पुलिस हो चाहे किसी और डिपार्टमेंट में हो। मैं ये खाली पुलिस को बदनाम नहीं कर रहा, मैं हर डिपार्टमेंट में जहां आदमी नेक नीति से काम नहीं करता है, बेईमानी पैसे कमाता है, वो पैसा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से गंदा पैसा अगर घर में आ गया तो वो अपने साथ अच्छा पैसा भी लेकर वापस जाएगा, ये मेरा मानना है। राव साहब, करप्शन पुलिस में, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस में थानेदार से लेकर डीसीपी तक रहे हैं, पुलिस में पैसा या करप्शन ऊपर से नीचे शुरू होता है या नीचे से ऊपर चलता है? बोथ वे है, दोनों तरीके से चलता है। जो आदमी करप्शन में लिप्त हैं वो नीचे से इकट्ठा करते हैं तो ऊपर तक जाता है, ऊपर वाले संरक्षण देते हैं, ऊपर पैसा, ऊपर जो लेता है वो पैसा नीचे नहीं आता, नीचे पैसा जो इकट्ठा होता है वो ऊपर जाता है। क्यों? ऊपर से संरक्षण मिलता है। राव साहब, अभी दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर नारकोटिक्स ब्रांच का अरेस्ट हुआ है, सीबीआई ने किया है, 100 करोड़ का मालिक बताया जाता है, आगे कितने का निकलेगा परमात्मा जाने। और उस इंस्पेक्टर के पकड़े जाते ही एक स्पेशल सीपीआईपीएस दिल्ली पुलिस एक्टिविटी कैडर के अरुणाचल फेंक दिए गए रातों रात, सिंगल ऑर्डर पे, ट्रांसपोर्टर सिंगल है, और दूसरे जो है अंडमान निकोबार कहाँ वहां भेज दिए गए। दोनों स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस के हैं। क्या इन आईपीएसओं का भी कुछ बिगड़ेगा? इंस्पेक्टर तो पकड़ गया। देखिए, ये आप केस की बात कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली बड़ा मीडिया में छाया हुआ है। ये केस के बारे में मैं अभी क्यों कह नहीं पाऊंगा क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन केस है, इसके बारे में कोई कमेंट करना अभी ठीक नहीं है। लेकिन एलिगेशंस जो आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं, 32 लाख रुपए जैसा सुना गया है, 32 लाख रुपए अगर किसी ऑफिस में मिले हैं कैश थाने चौकी में, तो बहुत ही आईब्रोज खड़े करने वाली बात है। उसके ऑफिस में अगर 32 लाख सीज हुए हैं जैसा कि खबर है, अगर ये बात सच्ची है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है दिल्ली पुलिस। मतलब आपको डाउट है सीबीआई पे भी? नहीं, मैंने उसका सीजन में नहीं देखा ना कि 32 लाख मिले हैं, ये तो मीडिया की खबर है, मीडिया खबर तो गलत भी हो सकती है। तो अब मीडिया को तो फिर साहब सीजीआई ने जो है वही कॉकरोच कह दिया है, आप भी कॉकरोच कहोगे? कॉकरोच नहीं कहता मैं, जब तक देख ना लूं डॉक्यूमेंट अपनी आंखों से कि 32 लाख की रिकवरी का मेमो है कि नहीं है, खाली मीडिया के कहने से नहीं मान सकते। अगर मैंने ये बोला है, अगर ये बात सही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता दिल्ली पुलिस का, क्योंकि इतना पैसा कमाने वाला इंस्पेक्टर अगर सीनियर अफसर्स की नज़र से बच गया तो मैं दो ही बातें होंगी, क्या वो सीनियर अफसर जोगी है वो नालायक है, अपना काम नहीं जानता, या वो मिला हुआ है। ये दो की बात है, कोई बात नहीं हो सकती। आप दिल्ली पुलिस को खूब जिया है आपने, सब कुछ जानते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में या किसी भी भारत की स्टेट पुलिस में ट्रैफिक में माल कहाँ से आता है? सब ट्रैफिक के लिए क्यों? थाने के बाद जो दूसरी पोस्टिंग चाहता है पुलिस वाला, चाहे आईपीएस हुआ और चाहे स्टेट पुलिस सर्विस का अफसर हुआ, चाहे सिपाही से लेके इंस्पेक्टर, थानेदार, एएसआई, हवलदार हुए, ये सब ट्रैफिक पुलिस में क्या है? मतलब चांदी के घुंघरू बजते हैं जो जाओ अंगूर की तरह तोड़ो खाओ और निकल जाओ। आप तो ट्रैफिक में रहे हो। मेरी ट्रैफिक में पुलिस रही पोस्टिंग रही 9 महीने तक, और जब मुझे ट्रैफिक में पोस्टिंग की थी, के पाल साहब ने कहा था कि ट्रैफिक में जाओ, मैंने उनके ऑफिस में जाके हाथ जोड़े, सर मैं ट्रैफिक में नहीं जाना चाहता, बट उन्होंने कहा नहीं, ट्रैफिक का काम भी सीखना चाहिए आपको। बहुत बढ़िया ऑफिसर रहे के पॉल साहब ने आपसे कहा ट्रैफिक में जाओ, वहाँ माल मिलता है, मिलेगा? नहीं, माल के लिए नहीं शायद भेजा होगा, बट मैंने एक अच्छा काम किया था। मैं जब रिक्रूटमेंट में था ना,
तो मैंने वहाँ पर ISO सर्टिफिकेशन कराया। 2000 सिपाहियों की भर्ती किसी शिकायत के बिना, कोई करप्शन की शिकायत उस केस में उसमें नहीं है, कभी भी पुलिस की तरफ से भर्ती हुई थी। उसमें ISO सर्टिफिकेट मिला, किस प्रकार से स्टैंडर्ड हमने तय किए थे, जो कि पॉल साहब ने कहा था कि ये करो। तो उन्होंने जब ये हो गया था तो LG साहब वहाँ पर आए, LG साहब ने फंक्शन किया, दूसरे दिन मेरा पोस्टिंग कर दी। शायद पॉल साहब को ये समझते हुए उन्होंने सोचा होगा कि ट्रैफिक की पोस्टिंग अच्छी है, जिस वजह से आप लोग जो कह रहे हैं उस वजह से अच्छी समझी जाती होगी, मलाई समझी जाती हो, वो है भी। मैं आपको बताता हूँ, मैं रहा ना वहाँ पर, तो वहाँ पर क्यों है मलाई, मैं बताता हूँ। मेहनत कम है, हालांकि ट्रैफिक पुलिस सड़क पे रहती है, सड़क पे मेहनत ऐसा नहीं कहे कि बिल्कुल गर्मियों में खड़े रहना, पोल्यूशन को भी झेलना, गाड़ियों की पोंपों और उनके बीच में रहना, वो है मेहनत है, लेकिन पैसा वहाँ अपने आप आता है, कोई मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों कि ट्रैफिक में जो जो व्हीकल्स है ना, वो कहीं ना कहीं गलत काम करते रहते हैं, तो पैसा फिक्स भी होता है सारा कुछ का। मतलब तो बिना मेहनत का पैसा अगर आता है और ठीक ठाक आता है तो वो फिर कोई भी आदमी चाहता होगा कि मेरी वहाँ पर बिना मेहनत के अच्छे पैसे कमाई जाए। तो ये बात तो जग जाहिर है, इसमें मैं ये कहूँगा नहीं ये ट्रैफिक में पैसा नहीं है तो गलत बात है। बट मैंने जरूर कहा था कि मैं ट्रैफिक में नहीं रहता, क्योंकि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन होती नहीं कभी। अरे राव साहब, आपसे बात करके तो कभी एलन राव साहब ऐसा लगता है कि आप पुलिस में आए क्यों? खेती किसानी कर लेते, 2 पैसे नहीं कमा पाए, थानेदार से लेके DCP तक रहे, इतने में तो माल इतना काट जाता है। इंस्पेक्टर जो है 100 करोड़ ही मिल रहा है दिल्ली पुलिस का, नहीं तो आप देखो, तो DCP मैं रहे। आपको बताऊं बात, मैं बड़ा, ये कोई कहे कि मैंने पैसे दिल्ली पुलिस में नहीं रह के कमाए, वो भी गलत है। मैं आप ओपन कहता हूँ, बट पैसे मैंने कमाए इनाम लेकर। सोना पकड़ा उसका इनाम मिला, ड्रग्स पकड़ा उसका इनाम मिला। पैसे मेरे को नंबर 1 में मैंने कमाए। मैं ये कहूँगी वो दिल्ली पुलिस की वजह से कमाए ना। मैं दिल्ली पुलिस में नहीं होता तो कैसे इनाम मिलता मुझे? कहीं भी कस्टम का सामान पकड़ा, एक ऑफिसर की एक लिमिट होती है, इतने पैसे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वो लिमिट मेरी अपनी कंप्लीट हो गई थी, तो वो पैसा जो भी मिलता था मुझे, मैं फिर इन्वेस्ट करता था उसको। इसके अलावा तो वहाँ से मेरे को पैसा मिला, लेकिन मैंने ये वाला पैसा जो गंदा पैसा समझता हूँ वो मैंने नहीं कभी एलन कमाया। राव साहब, हर इंसान से जीवन में गलती होती है और उसका पश्चाताप भी वो करता है अगर कर ले तो। एलन राव से बहुत अच्छे काम किए, बड़े नामी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो, कभी कोई साहब गुनाह गलती जाने अनजाने हो गई हो जो जिंदगी भर? देखो, पुलिस के नौकरी में या वैसे किसी काम में गलतियां होती रहती हैं, और गलती होकर अनजाने में गलती होती है तो उसका कोई पश्चाताप किया जा सकता है, माफ़ भी करता है, भगवान भी माफ़ कर देता है। लेकिन जानबूझकर वो गलती करता है, उसकी माफ़ी भगवान के घर में भी नहीं है। तो ऐसी इतनी बड़ी लाइफ है, आज 72 साल का मैं हो गया हूँ, तो ये मैं कहूँ कि कोई गलती मेरे से नहीं हुई, वो मैं बेईमानी होगा। गलतियाँ इंसान गलतियों का पुतला है, तो कहीं ना कहीं गलती मेरे राव से हुई साहब, होगी। जिस दिल्ली पुलिस में आपने भर्ती प्रक्रिया को CCTV में कैद कर लिया, ISO सर्टिफिकेट मिला उसको, अब उसी दिल्ली पुलिस के पर्चे लीक हो जा रहे हैं। देखिए, पर्चा जो होता है ना, आज की डेट में दिल्ली पुलिस में सबसे बड़ा काम तो ये हो गया कि पहले इंटरव्यू होते थे, वो इंटरव्यू बंद करवा दिए कि इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। जो आदमी फिजिकली फिट है और पास कर लेता है तो इसका मतलब दिमाग भी ठीक है, उसका बॉडी भी ठीक है, फिर आप इंटरव्यू में क्या करोगे इसको? इंटरव्यू एक प्रकार से करप्शन का अड्डा था, उसको बंद कराया आपने। और अभी उसको देखते हुए और भी बहुत सी नौकरियों में, जो क्लास 3 नौकरियां हैं, उनमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, सबको मेरिट के हिसाब से मेरे उसको सर मिलती है। सवाल ये था कि अब दिल्ली मैं आ पुलिस रहा में हूँ, पेपर लीक हो जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। अब सवाल ये है कि रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे मेरिट बनती है। अब रिटर्न एग्जामिनेशन किसी प्राइवेट एजेंसी को दिया जा रहा है आज की डेट में। पहले भी उस टाइम पे भी किसी प्राइवेट एजेंसी को दिया जा रहा था, लेकिन उस पर सख्ती कितनी हम पुलिस वाले करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पर सख्ती नहीं है तो वहाँ पर लूप होल्स होते हैं। वहाँ भी तो इंसान ही है ना, कोई इंसान किसी और इंसान से लालच में आकर कोई पर्चा दे दे, लीक कर दे, तो वो लीक हो जाता है। नीट के तो 22 लाख कैंडिडेट बर्बाद कर दिए एक झपट में पेपर लीक की। बिल्कुल, एक झपट में पेपर, वहाँ भी आपने इन्वेस्टिगेशन में देखा होगा, पूरी जो मीडिया में आ रहा है, तो वहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस से ही होता है और कहीं से नहीं होगा। पेपर लीक होगा जहाँ प्रिंटिंग होता है, पेपर देखो, पेपर है वो प्रिंट होता है कहीं ना कहीं, और वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस में अगर किसी को जुगाड़ बैठा लिया जाए तो लीक हो जाएगा वहाँ से। तो इतना कोई बड़ा काम नहीं है लीक होना, लेकिन इसको रोकना हमारे डिपार्टमेंट का, जो शिक्षा विभाग है उसका काम है, या पुलिस में है तो पुलिस विभाग का काम है। उसको कैसे रोका जाए ये सारे देखने चाहिए, क्योंकि पेपर लीक होने से जो जेन्युइन आदमी है, जो मेहनत करके आदमी बढ़ना चाहता है, वो फेल हो जाते हैं, और जो नालायक आदमी जिनको ज्ञान नहीं होता है वो आगे आके बैठ जाते हैं। ये हर जगह ही लागू होता है। मैं पुलिस की बात नहीं करता, मैं जुडिशरी में बात करता हूँ।
यहाँ पर भी अगर नकल लेके कोई पास होके आ गया, जज बन गया, तो वो भी अपना वही अपने दिखाएगा। नॉट ओनली जुडिशरी, कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में ऐसे जाए तो वहाँ पर साहब, जब आपने जुडिशरी की बात की है तो ताज़ा और चलते बात को विराम देने से पहले अंतिम सवाल है, और वो ये सवाल है इस बातचीत का अंतिम, कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा है कि पढ़े लिखे बेरोजगार शिक्षित हैं वो कॉकरोच हैं, और बहुत बड़ी संख्या में फर्जी वकील भी घूम रहे हैं, और जो कॉकरोच हैं बेरोजगार, ये सोशल मीडिया पत्रकार बन जा रहे हैं जाके, या कहीं छोटे मोटे और प्रेशर बनाते हैं, वकील भी। अब आप पुलिस अफसर की नज़र से भी बोल दो और वकील भी हो इस नज़र से भी, क्या एक इतने बड़े पद पे आसीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसी देश की सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर कॉकरोच वर्ड इस्तेमाल करता है, तो संविधान में, न्यायपालिका में शब्दों की कोई गरिमा बाकी बची रही? या देखिए, इतने बड़े उच्च पद पर रहे हुए आदमी के बारे में ऐसा कुछ कहना, या उनके द्वारा ऐसा कहना, मैं समझता हूँ शब्दों की गरिमा हर जगह पर, हर पोस्ट पे होनी चाहिए, और खासतौर जुडिशरी में तो डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि जुडिशरी को आज की डेट में भी हम भारत में देखते हैं कि इसी से न्याय मिलेगा, ऐसा लोग समझते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें होता भी है। वो उदाहरण अलग चीज़ है, अपवाद अपनी जगह हर जगह है, अपवाद है ही है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की बात कहना, मैं इसमें मेरे अपना मत ये है कि ऐसी बातों से चीफ जस्टिस जो है उनको बचना चाहिए, क्योंकि ये बात अगर नीचे कॉकरोच वाली कैटेगरी में जो जो बेरोजगार आदमी है उन तक जाएगी, उनके दिल में क्या बीते। एक तो बेरोजगार है, दुखी पहले ही है वो, और उनको कोई कॉकरोच समझे, ऐसा बताएं किस संदर्भ में कहा, ये मैं नहीं कह सकता क्यों, किस संदर्भ में कहा। और वकीलों के बारे में जो कहा कि फर्जी वकील है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कई बार पकड़े भी गए हैं फर्जी वकील, लेकिन उसकी स्क्रूटनी हमारा जो हर जगह बार काउंसिल हैं, हर स्टेट की बार काउंसिल है, हमारी दिल्ली की बार काउंसिल है, उनको कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अपनी छटनी कराइए, देखिए, चेकिंग कराइए, और चेकिंग होती भी है। जो कई बार फर्जी वकील पकड़े भी जाते हैं, उसके अलावा उसकी इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है और कितने हो सकते हैं, और उसके बारे में कई गाइडलाइंस आई हैं कि फर्जी वकील बचने से बचाया जाए। तो ये एक जनरल से स्टेटमेंट है चीफ जस्टिस साहब का, लेकिन हाँ, जनरल स्टेटमेंट भी उसको शब्दों की गरिमा को रखना चाहिए। ऑफ इंडिया का ये बहुत घातक, शर्मनाक, हीनता को पैदा करने वाले युवा पीढ़ी में कॉकरोच कहना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खड़े नहीं होने देगा जुडिशरी की। आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत पे पर जूता जो वकील फेंकता है उसको आप मुकदमा तक दर्ज नहीं करा पाते हैं, और शिक्षित बेरोजगार के लिए आप कॉकरोच कहते हैं। जस्टिस हाई कोर्ट के रिटायर्ड मेरी बात हुई, बोले क्योंकि किसी जज और किसी बड़े वकील का बेटा बेरोजगार नहीं है तो इनको कॉकरोच नजर आते हैं। और इसी के साथ एलन राव साहब से हम विदा लेंगे। जो बात थी सच थी। कल का लच्छू हरियाणा का ताजपुर गांव का कैसे दिल्ली पुलिस में थानेदार, एसीपी, डीसीपी तक पहुंचे, और फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील बने, दिल्ली हाई कोर्ट के प्रैक्टिशनर वकील बने, लेकिन वकालत करते हैं पैसे की नहीं। जो आ जाए आ जाए, किसान भी आएगा उसका मुकदमा भी लड़ते हैं, और सेठ आएगा उसका भी लड़ते हैं। काल पात्र समय, व्यक्ति विशेष सामने कौन है, कैसा है, इधर से अगर लेते हैं तो उधर किसी को माफ कर देते हैं। मैं इनकी ऐसा नहीं है कि बटरिंग कर रहा हूं, ये सच है। आप भी एलन राव को कभी ढूंढ सकते हैं बेबाकी से, कभी मदद के लिए। हालांकि मैं चाहूंगा कि पुलिस और वकील से जितना दूर रहिए उतना ही आप सुरक्षित हैं और स्वस्थ रहेंगे। शुक्रिया राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।